up and welcome back to another chapter. Guys, इस चैप्टर में ना आज हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज सीखने वाले हैं, दैट इज ICDR. मेजॉरिटी पब्लिक ना इस चैप्टर से डरती है. क्यों पता है? बिकॉज ये चैप्टर उन्होंने कभी ध्यान से सुना नहीं या उस चैप्टर से इनको बहुत ज्यादा ICDR से ना उनको डर लगता है. बट गाइस, आज के बाद इस पूरे लेक्चर के बाद ये मेरा पूरा 110% मैं आपको ये गारंटी दे दूंगा कि आफ्टर दिस लेक्चर आपको ICDR आंख बंद करके पूरा बाय हार्ट हो जाएगा. बिकॉज इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे रिवीजन सेशन के अंदर हम लोग हर एक प्रोविजन को इन डिटेल तो करने ही वाले हैं, बट उसके साथ साथ ICDR ऐसे करने वाले हैं ना कि आपको प्रोफेशनल लेवल पे भी हेल्प हो जाएगा. इन एनी केस अगर कोई प्रोफेशनल का बच्चा भी ये देख रहा है जिसको ICDR सीखना है और अपने प्रोफेशनल के लिए तैयार करना है, तो एनी प्रोफेशनल स्टूडेंट कैन ऑल्सो व्यू दिस वीडियो. अच्छा, ओल्ड सिलेबस के एग्जीक्यूटिव के बच्चे, न्यू सिलेबस के एग्जीक्यूटिव के बच्चे दोनों देख सकते हैं, बिकॉज ICDR दोनों जगह पर कॉमन है. गाइस, ये नोट्स एनीवेज आपको डिस्क्रिप्शन तो मिल जाएंगे या आप कभी भी डाउनलोड करके रीड कर सकते हो. बट यस, हम लोग बहुत सारी चीजें लिखने वाले हैं. यस, इन द सेशन हम लोग कुछ शॉर्टकट्स लिखने वाले, सो दैट अल्टीमेटली हम लोग को पूरा चैप्टर ना 1 मिनट में बाय हार्ट हो जाए. तो दैट इज द मेन मोटो आज हमारे पूरे सेशन का. ये 1-1.5 घंटा चलने वाला, बट 1-1.5 घंटा गाइस टिक कर बैठ जाना. अगर टिक कर बैठ गए ना, ICDR तुम्हारे दिमाग से कोई नहीं हिला सकता. बिकॉज ICDR हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले गाइस कि किसी ने आज तक ना पढ़ाया होगा ना आपने कहीं पे इस तरीके से पढ़ा होगा. तो गाइस, ICDR क्यों आया, किस लिए आया, वो पहले समझ लेते हैं, एंड देन विल यूज आवर शॉर्टकट टू मेमोराइज ICDR. यस, तो ICDR है क्या सर? तो सिंपल बात तो मैं अगर तुमको बताऊं, ICDR क्या है सर? ICDR एक ऐसा रेगुलेशन है, और एक ऐसा रेगुलेशन है जो सेबी ने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रखा हुआ है. किस लिए सर? इफ यू आर प्लानिंग टू डू IPO, इफ यू आर प्लानिंग टू FPO, यू आर प्लानिंग टू OFS, अगर आप ऐसा कुछ भी करने का प्लान कर रहे हो ना, तो बेटा आपको ना ये डिस्क्लोजर, ये रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेंगे जो सेबी ने बोला है. पहले ये 2009 हुआ करता था, फिर 2018 में इसको नए तरीके से नया रेगुलेशन लाया. बट गाइस, एक बात बता दूं, 2009 एंड 2018 में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि जमीन आसमान का फर्क हो, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. द बेसिक प्रोविजंस रिमेन्स द सेम, बट यस, रेगुलेशन नंबर यहां पर पूरा चेंज हो गया. माय टुडेस मोटिव, मेरा मोटिव यही है कि अल्टीमेट यू शुड बी इन अ सिचुएशन कि आप आंख भी बंद करो ना, आपको ICDR क्या आ रहा है, आंखों के सामने आ रहा है. गाइस, ICDR सीखने के लिए ना मैं आपको क्या करता हूँ, व्हाइट बोर्ड मेरे स्क्रीन के सामने लगाता हूँ. तो गाइस, इफ यू वांट टू लर्न ICDR पढ़ने का सबसे बेस्ट निंजा टेक्निक मैं आपको बताता हूँ. सर वो क्या है? देखो, ICDR पढ़ना है ना, मतलब सर सेबी के रेगुलेशंस अगर आपको पढ़ने हैं जो भी ICDR रिलेटेड है, सर कैसे पढ़ना है? देखो, पूरा प्रोविजन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको मैं बोलता हूं पार्ट A, यस, एंड दूसरा मैं बोलता हूं पार्ट B. यस गाइस, ये स्लाइड इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, और एल्स आप क्या कर सकते हो, आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हो. बट मेरा कोर फोकस होगा, टाइम वेस्ट ना करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पेन डाउन कर लेना, बाद में कॉपी कर लेना. सो पार्ट A एंड पार्ट B में ना आप पूरा ICDR सीख लोगे. सर मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं. एंड ऑफ द सेशन में मैं तुमको बाय हार्ट करा दूंगा, बस ये मैं बता रहा हूं. सर पार्ट A में क्या पढ़ना है? पार्ट A में हम लोग पूरा क्या पढ़ेंगे, सेबी का ICDR पढ़ेंगे. मतलब रेगुलर जो प्रोविजंस है ना, हम लोग रेगुलर प्रोविजन पार्ट A में पढ़ेंगे, एंड पार्ट B में विल टेक्निकली लर्न सम स्पेशल प्रोविजन पढ़ेंगे. अब ये रेगुलर में क्या आता है, स्पेशल में क्या आता है सर? ICDR में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया. तो गाइस, एग्जामिनेशन में पार्ट A पार्ट B ऐसा लिखकर मत आना, बहुत बिग फैट जीरो मिल जाएगा. तो हमारा यहाँ पर मोटिव है टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न वेरी क्विकली. तो हम लोग रेगुलर प्रोविजन में क्या सीखेंगे सर? हम लोग रेगुलर प्रोविजन में सीखेंगे पूरा ओवरव्यू, किस तरीके से IPO, किस तरीके से FPO करना, ये पूरा हम लोग चीज सीखेंगे. बट इन केस ऑफ पार्ट B हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, जस्ट व्हाट इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी, डिसेंटिंग शेयर होल्डर कैसे देना है, राइट्स इशू कैसे करना है, प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, या प्राइसिंग क्या होती है, या QIP क्या होता है, SMA एक्सचेंज क्या होता है, या IGP दैट इज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या होता है, या शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स क्या होता है. देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरा लेक्चर देख लिया ना, ICDR आपके लिए बटर हो जाएगा, बिकॉज इतना इजी लगेगा ना आपको ICDR. बस यही प्रोविजन हमको फॉलो करना है. तो पार्ट A पार्ट B, पार्ट A समझ लेना, पूरा ICDR का प्रोसेस समझ में आ जाएगा. यस, अगर पार्ट A पढ़ लेना, पूरा प्रोसेस समझ में आएगा. सर पार्ट A में क्या है जरा बता दो. देखो, पार्ट A को पढ़ने के लिए, पार्ट A को समझने के लिए ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड अ टाइमलाइन. फिर से बोल रहा हूँ, ये टाइमलाइन आ गया ना,
आपको आईसीडीआर का क्रक्स आ गया। फिर से बोल रहा हूँ, ये टाइमलाइन आ गया ना, आपको पूरा पूरा क्रक्स आ जाएगा। क्रक्स आ जाएगा किसका? आईसीडीआर का। ये टाइमलाइन शुरू होता है ऐसे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ए, इट विल एंड एट एल। हमको ए से एल पढ़ना है, हमने एबीसीडी बचपन में पढ़ा था, बस वैसे ही ए से एल तक पढ़ना है। बस ए से एल तक पढ़ लिया, आराम से आईसीडीआर हो गया, खत्म। तो सर ए क्या, जरा बता दो। ए हम लोग पढ़ने वाले हैं, ए हमारा ए बेसिकली क्या है? ए इज बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम लोग ए में पढ़ेंगे व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर बी में क्या पढ़ाने वाले हो? हम बी में पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर, लीड मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर्स और अदर इंटरमीडिएटरीज का अपॉइंटमेंट कैसे करना, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बी में? अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अंडरराइटर और अदर इंटरमीडिएटरीज बी में पढ़ने वाले। अच्छा सर, समझ में आ गया। ये सी में क्या पढ़ने वाले हैं सर? सी में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग में। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे में हम लोग का पूरा 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 खत्म हो जाएगा पढ़ के। यस, हम लोग सी में क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइसिंग पढ़ने वाले हैं। यस सर, रेट्स कैसे फिक्स करें और कब डिस्क्लोज करें, ये हम लोग पढ़ने वाले सी में। सर डी में क्या पढ़ने वाले, वो तो बता दो। हम डी में पढ़ने वाले हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट के अलग अलग टाइप क्या होता है, कितने समय में कहां कहां क्या क्या पहुंचाना है, हम लोग ऑफर डॉक्यूमेंट हम लोग डी में पढ़ने वाले। सर व्हाट अबाउट ई? हम लोग ई में पढ़ने वाले गाइस, ई में पढ़ने वाले क्या? हम लोग ई में पढ़ने वाले हैं प्री इशू एडवर्टीजमेंट। सर व्हाट इज प्री इशू एडवर्टीजमेंट? अरे बेटा, अगर तुम इशू की प्लानिंग कर रहे हो, आप पब्लिक से पैसा लेने वाले हो, तो उसके पहले एक एडवर्टीजमेंट तो देना पड़ेगा ना। तो इट विल इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा बताऊंगा, थोड़ा धीरज रखो। यस, और क्या होगा सर? ई हो गया। अच्छा एफ क्या होगा सर? एफ होगा अंडर राइटिंग। ठीक है, अंडर राइटिंग बोले तो क्या, अंडर राइटिंग कौन करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, कितना होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ने वाले। अच्छा एफ के बाद क्या है सर? एफ के बाद है जी। जी में क्या पढ़ना है? जी में तो बहुत दमदार चीज पढ़ना है, दैट इज व्हाट इज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कितना करना है। बहुत लोगों को ना ये सुनकर चक्कर आ जाता है, बट टेंशन की बात नहीं है, आज के बाद आपको टेंशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यस, तो जी में हमको पढ़ना है प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। सर व्हाट अबाउट हम लोग को जी के बाद आई में क्या पढ़ना है, ठीक है, या एच में क्या पढ़ना है? तो एच में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एच में हम लोग पढ़ने वाले देयर आर इशू पीरियड। ठीक है, जैसे कि क्या सर, आईपीओ ग्रेडिंग करना है क्या? सर हमको आसबा करना है क्या? सर हमको मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितना होना चाहिए, वो बताओगे क्या? अरे बिल्कुल बताऊंगा। हम लोग एच में ये पढ़ने वाले। एच के बाद हम लोग आने वाले आई में। आई में क्या पढ़ाओगे सर? आई में हम लोग पढ़ने वाले हैं अलॉट, सॉरी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हम लोग आई में पढ़ने वाले हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। अच्छा आई के बाद सर क्या आ जाता है? आई के बाद देखो, हमको एबीसीडी तो बचपन से आ गया। आई के बाद जे आ जाएगा। जे हमें हम लोग को अलॉटमेंट पढ़ाएगा। जे हमको अलॉटमेंट पढ़ाएगा। एंड व्हाट अबाउट एल? एल इंक्लूड्स अदर कंप्लायंसेस। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है हम लोग वहां पढ़ने वाले। सर यही है क्या आईसीडीआर? अरे यही तो है आईसीडीआर, ए से लेके एल तक, बचपन से ए से लेके एल तक पढ़ा था। आज हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में ए से लेके एल तक पढ़ेंगे। आंख बंद कर लो गाइस, आंख बंद कर लो। हम लोग को ए क्या है सर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बी क्या है? अपॉइंटमेंट है। आंखें बंद करो गाइस, सी क्या है? प्राइसिंग है। डी क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे करते करते हम लोग सब बाहर करेंगे। अब एक ए से चालू करेंगे, ऐसा करते 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 हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? एल तक चले जाएंगे। पेन डाउन करना, पेन डाउन कर लो। ये एनीवेज आपको नोट्स कहां पे अपलोड हो जाएंगे? आपको लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएंगे। तो सर ये ए क्या है सर? अभी ए को हमको समझना पड़ेगा। देखो ए के अंदर क्या लिखा हुआ है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन सी कंपनी क्या कर सकती है, कैसे पब्लिक इशू ला सकती है, ये इसके अंदर मेंशन है। सर क्या क्या लिखा हुआ है? तो हमको ए पढ़ने के लिए हमको A1 सीखना पड़ेगा, A2 सीखना पड़ेगा, A3 सीखना पड़ेगा। देखो गाइस, मैं अभी भी बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से बैठ जाओ, पूरा सिखा दूंगा मैं। यस, A4, A5, A6। अच्छा सर फिर क्या आता है? A7। ये है ए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर हमको ये ए सीखना है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीखना है ना, तो हम लोग को A1 से लेके A7 तक सीखना है। सर A1 से लेके A7 तक इट इज ऑल अबाउट आईपीओ। A4 से लेके A6 तक हमको एफपीओ में हम एफपीओ के बारे में सीखने वाले हैं। एंड अबाउट A7 इज OFS। अब बहुत लोग को ना OFS का मतलब ही नहीं पता होता। सर व्हाट इज OFS? OFS मींस ऑफर फॉर सेल। देखो, जब भी आईपीओ आता है ना गाइस, जब भी आईपीओ आता है, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली दफा कंपनी पब्लिक के पास जाती है, उनसे पैसा रेज करती है, उनको शेयर देती है, आईपीओ। आईपीओ के अंदर गाइस दो तरीके का सिनेरियो हो सकता है, इधर इट कैन बी अ फ्रेश इशू और ओएफएस। सर फ्रेश इशू बोले तो कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स टू देयर
टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, नए नए शेयर इशू करेंगे। सर ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, पुराने शेयर होल्डर अपना माल पब्लिक को बेच के टाटा बाय बाय कर देंगे। यस, पुराना इन्वेस्टर अपना माल ओएफएस में बेच के टाटा बाय बाय कर देंगे। तो ये आईपीओ के अंदर आईपीओ ओएफएस भी हो सकता है, आईपीओ फ्रेश इशू भी हो सकता है। तो ओएफएस के रूल क्या है वो हमको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, बराबर है। सर A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ए क्या बोलता है? ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रहा है। मेरे साथ रिपीट करो गाइस, ए क्या बोलता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल रहा है। A1 A2 A3 आईपीओ के बारे में, A4 A5 A6 किसके बारे में सर? A4 A5 A6 एफपीओ के बारे में, A7 के बारे में क्या सर? A7 ओएफएस के ऊपर है। क्या है सर? ओएफएस के ऊपर। मैं बार बार बोलता रहूंगा, बार बार रिपीट करता रहूंगा और आपको ना बाय हार्ट ही करा दूंगा। मैं वापस बोल रहा हूँ, ए से लेके एल तक पढ़ना है, ए से लेके एल तक, और पूरा आईसीडीआर हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे। चलो हम लोग पढ़ते हैं ना ए मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सी कंपनी एलिजिबल है, कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है, वो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे A1। व्हाट इज A1? A1 टॉक्स अबाउट एंटिटीज नॉट एलिजिबल, ठीक है, एंटिटीज नॉट एलिजिबल। सर मतलब A1 बताएगा कौन कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या बोल रहे हो सर? A1 बताएगा कौन कौन सी एंटिटीज आईपीओ करने के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। चालू करें क्या सर? बिल्कुल सर। सबसे पहला प्रमोटर या कंपनी जो क्या है सर? जो डिबार्ड है। वापस से बोल रहा हूं, कंपनी या डायरेक्टर, सॉरी, कंपनी या प्रमोटर जो डिबार्ड है, दे डोंट हैव एक्सेस इन द कैपिटल मार्केट, ऐसे लोगों को हम लोग क्या करेंगे? आईपीओ के लिए इन लोग तो भैया एलिजिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो दूसरा कौन है सर? वो तो बता दो। दूसरा है ये प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में क्या है? प्रमोटर डायरेक्टर है, तो ये कंपनी भी क्या बन जाएगी? डिबार्ड बन जाएगी। भाई दीवार नहीं, डिबार्ड बन जाएगी। एवरीवन कम ऑन। यस सर, प्रमोटर डायरेक्टर जो डिबार्ड है वो तो डिबार्ड है, वो तो आ ही नहीं सकते, आईपीओ कर ही नहीं सकते। दूसरा कौन है? एक ऐसा कंपनी जो डिबार्ड प्रमोटर डायरेक्टर उसके पार्ट है, तो वो कंपनी भी क्या नहीं कर सकती? आईपीओ नहीं कर सकती। सर तीसरा क्या है? विलफुल डिफॉल्टर्स। क्या है सर? विलफुल डिफॉल्टर्स। चौथा कौन है सर? फ्यूजिटिव ऑफेंडर या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। सर किसको याद करो? विलफुल डिफॉल्टर या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर? बेटा दो ही जन को याद करो, विजय माल्या एंड नीरव मोदी। यस, फ्यूजिटिव ऑफेंडर का मतलब क्या होता है? भगोड़ा, जो भाग गया, पैसे थे बट भाग गया, पैसा नहीं दिया। एंड फिफ्थ वन कैसा? बड़ा अनोखा है, बोलते कि आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। मतलब क्या है सर? समझा दो। ये देखो 1 2 3 4 तो बड़ा इजी था। 1 क्या बोलता है? प्रमोटर डायरेक्टर या प्रमोटर कंपनी जो डिबार्ड है, तो भैया आप नहीं आ सकते हो, आप आईपीओ नहीं कर सकते। ये डिबार्ड प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में क्या है? प्रमोटर डायरेक्टर है, तो वो भी कंपनी डिबार्ड हो जाती है। विलफुल डिफॉल्टर, फ्यूजिटिव ऑफेंडर। और ये फिफ्थ वन क्या बोलते हैं? अगर कोई कंपनी में आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल कोई भी सिक्योरिटीज है जो कन्वर्ट होने वाला है इनटू शेयर्स, देन वो कंपनी भी क्या नहीं कर सकती? वो कंपनी भी आईपीओ नहीं कर सकती। सर आंखें बंद करके फिर से बताओ ना। देखो 5 है हम लोग को ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। हम A1 पढ़ रहे थे। A1 में क्या पढ़ा? एंटिटीज जो एलिजिबल नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाय हार्ट करा दूंगा, मेरे साथ रहना, मेरे साथ बैठना, 1-1.5 घंटा पूरा बाय हार्ट करा दूंगा। A1 क्या बोलता है? बोलता है प्रमोटर या कंपनी जो डिबार्ड है, और डिबार्ड है तो कैसे आएगा? आईपीओ कैसे करें? आंखें बंद करो, दिखना चाहिए तुमको आंसर। अच्छा 2 क्या बोलता है? 2 बोलता है अरे वही डिबार्ड प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में क्या है? यस, उन लोग कौन है? उन लोग उस कंपनी के पार्ट है, उस कंपनी के प्रमोटर है, डायरेक्टर है, तो भैया वो कंपनी भी डिबार्ड बन जाएगी। अरे वो कोई विलफुल डिफॉल्टर है, फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, या कंपनी के अंदर कन्वर्जन बाकी है कन्वर्टेबल सिक्योरिटी का, तो भैया आप तो आईपीओ नहीं कर सकते। वाओ सर, आपको अच्छा लग रहा है। देखो मैं एंड तक बता रहा हूँ, तुम लोगों को ना एंड तक ऐसा हो जाएगा कि अब सबको सब आएगा। सर A2 बता दो। A2 क्या है? A2 इज बेसिकली एलिजिबिलिटी। किसका सर? एलिजिबिलिटी ऑफ आईपीओ। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ आईपीओ। इसमें क्या होने वाला है? देखो कंपनी का कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर ये फुलफिल हो जाएंगे ना तो आईपीओ ला सकते हो। सर पहला क्या है? पहला है, ठीक है, पहला है नेट टेंजिबल एसेट,
3 साल में 3 करोड़ होना ही चाहिए। क्या बोल रहे हो सर, वापस बताओ। नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ पिछले 3 प्रीसीडिंग 3 इयर्स में होना ही चाहिए। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, ये 3 करोड़ से ना 50% से ज्यादा मैं मॉनेटरी मनी वाइज होल्ड करता हूं। तो कोई बात नहीं, आप प्रॉमिस कर लो कि आप इसको कन्वर्ट करने वाले हो जल्दी जल्दी एसेट में। सर पहला क्या है, नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ पिछले 3 सालों में। अच्छा सर, समझ में आ गया। सर दूसरी बात बता दो, दूसरा क्या है सर? ऑपरेटिंग या एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कितना होना चाहिए सर? 15 करोड़ होना चाहिए। 15 करोड़ होना चाहिए पिछले 3 सालों में। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन और सब कुछ मैंने नोट्स में देके रखा हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट से पूरा प्रोविजन ब्रशअप कर रहे हैं, बराबर है। अच्छा, सेकंड क्या, थर्ड क्या है सर? थर्ड क्या है? कंपनी का नेटवर्थ। कंपनी का नेटवर्थ 1 करोड़। क्या बोल रहे हो सर? कंपनी का नेटवर्थ 1 करोड़ पिछले 3 सालों में होना चाहिए। सर ये तो सिंपल है। अच्छा, चौथा, अगर कंपनी का नेम चेंज हुआ है, क्या बोल रहे हो सर? अगर कंपनी का नेम चेंज हुआ है तो उस नेम चेंज की वजह से रेवेन्यू उस नए नाम में एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। सर फिर से बताओ ना, हम लोग ने पढ़ा A2 में आईपीओ के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है। हम लोग ने A2 में पढ़ा कौन एलिजिबल है आईपीओ करने के लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेट एनटीए मतलब नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ पिछले 3 सालों में। एओपी, एओपी मतलब एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ पिछले 3 सालों का होना चाहिए। नेटवर्थ 1 करोड़ पिछले 3 सालों में होना चाहिए। अगर कंपनी का नेम चेंज हुआ तो उस नए नाम से 50% या उससे ज्यादा का रेवेन्यू होना चाहिए। अच्छा सर, A1 A2 तो बहुत दिमाग में बैठ गया। A1 क्या था, कौन कौन से लोग, कौन कौन से एंटिटीज एलिजिबल नहीं है। कौन है सर? प्रमोटर डायरेक्टर जो डिबार्ड है। सर ऐसे वही प्रमोटर डायरेक्टर जो किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है, वो कंपनी भी डिबार्ड है। वो विलफुल डिफॉल्टर है, वो फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, या कंपनी के अंदर कम ऑन गाइस आउटस्टैंडिंग है क्या सर? कन्वर्ट होना, क्या सिक्योरिटीज। अगर ऐसा कुछ सीन है तो आप तो नहीं कर सकते हो। सर कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बता दो। क्या है सर? एनटीए 3 करोड़, नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, एओपी 15 करोड़, नेटवर्थ 1 करोड़, और अगर नाम चेंज हुआ तो 50% कहां से आना चाहिए? 50% एटलीस्ट नए नाम से आना चाहिए, नए नाम से आना चाहिए। सर समझ में आ गया। A1 A2 तो बहुत समझ में आ गया। अरे A1 A2 पढ़ने के चक्कर में पगलो, ए क्या है भूलना मत। ए क्या है सर? ए इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन जनरल देख रहे हैं। सर A3 क्या है? A3 अच्छा बताता हूँ A3 क्या है। A3 क्या है सर? A3 बताता है जनरल रिक्वायरमेंट, है ना। कंपनी का कुछ जनरल रिक्वायरमेंट फॉलो करना पड़ेगा। सर क्या जनरल रिक्वायरमेंट है? देखो सबसे 6 अलग अलग जनरल रिक्वायरमेंट है। हम लोग को समझ लेते 6 अलग अलग जनरल रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला जनरल रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला जनरल रिक्वायरमेंट है कंपनी के पास इन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? इन प्रिंसिपल अप्रूवल होना चाहिए। सर ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है बेटा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब जिस भी एक्सचेंज में आप लिस्ट होना चाहते हो, फ्रॉम दैट एक्सचेंज यू हैव अ प्रायर परमिशन कि भैया एक्सचेंज ने हमको क्या दे दिया? अप्रूवल दे दिया। वेरी गुड सर। तो सेकंड क्या है सर? सेकंड क्या है? अच्छा सेकंड है आपको एग्री, अच्छा आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। किसके साथ? आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ। डिपॉजिट कैन बी एनएसडीएल, डिपॉजिट कैन बी सीडीएसएल। तो आपको अग्रीमेंट करना पड़ेगा विद डिपॉजिटरी। सर समझ में आ गया। तीसरा क्या करना है? प्रमोटर है ना, प्रमोटर। प्रमोटर कौन है सर? प्रमोटर जब भी बोलूंगा ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट याद आ जाना चाहिए। बट कोई बात नहीं, याद नहीं यार तो मैं तुमको बाद में याद करा दूंगा। प्रमोटर के शेयर्स है ना, प्रमोटर के शेयर्स डीमैट होने चाहिए। अरे डीमैट मतलब, अरे एक चैप्टर अलग से किया है ना, बाकी चेक कर लेना। यस, डीमैट डिपॉजिटरीज एक्ट पूरा हम लोग पढ़ के रखे। मतलब शेयर्स ऑनलाइन फॉर्मेट में होना चाहिए। किसका? प्रमोटर का। अच्छा चौथा क्या है सर? शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए। शेयर्स फुल्ली पेड अप होना चाहिए। आंसर हो जाएगा, शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। और क्या सर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 75 का क्राइटेरिया है, 25 का क्राइटेरिया। क्या ये कौन सा क्राइटेरिया है? क्या बताता हूं मैं, बताता हूं। बट पहले A1 A2 A3 ना बाय हार्ट कर लेते हैं। A1 क्या है सर? A1 बोलता है कौन से एंटिटीज एलिजिबल नहीं है। कौन सी एंटिटी सर? अगर प्रमोटर डायरेक्टर डिबार्ड है, अगर प्रमोटर डायरेक्टर वही डिबार्ड प्रमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी में प्रमोटर डायरेक्टर है, तो भैया वो कंपनी भी डिबार्ड हो गई, विलफुल डिफॉल्टर है या फ्यूजिटिव ऑफेंडर है। सर या तो आपके कंपनी में कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कन्वर्ट होना बाकी है तो आप नहीं कर सकते आईपीओ। स्वाहा। अच्छा व्हाट इज सर बेसिक एलिजिबिलिटी आईपीओ करने के लिए? बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ लास्ट 3 साल में चेक कर लो। आपका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ लास्ट 3 साल में होना चाहिए। नेटवर्थ 1 करोड़ 3 साल में होना चाहिए। एंड यस, अगर नाम चेंज हुआ तो 50% से ज्यादा रेवेन्यू उस नए नाम से आना चाहिए। सर बेसिक बता दो, जनरल बता दो। इन प्रिंसिपल अप्रूवल होना चाहिए, अग्रीमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ, एनएसडीएल सीडीएसएल के साथ, प्रमोटर के शेयर डीमैट में होने चाहिए, शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सर पांचवा छठवां समझा नहीं बेटा, पांचवा छठवां समझाना पड़ेगा। यस जरा समझते ये पांचवा छठवां है क्या? ये 75% का क्राइटेरिया क्या बोलता है और ये 25% का क्राइटेरिया क्या बोलता है? इसमें अभी मैं यहाँ पे स्लो जाऊंगा।
मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग को ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि समझ में आता है 25% क्या है या ये 75% क्या है, क्राइटेरिया समझ में आता है। देखो समझ लो ये 75 का क्राइटेरिया क्या है, जरा सुन लो मेरी बात। बोलते हैं इशूअर शुड मेक firm arrangement of finance through verifiable means towards 75% of stated means of finance excluding the amount raised to the proposed public issue through identifiable internal accruals। समझा नहीं? अरे पता ही नहीं समझा, इसलिए तो भी शॉर्टकट में समझो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम लोग का प्रोजेक्ट है ना, सुनो मेरी बात, हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट है 1000 करोड़। एग्जांपल बता रहा हूँ, जो मैंने अंग्रेजी में भी बोला ना उसको समझ लो। 1000 करोड़ क्या है हमारा प्रोजेक्ट है। उसमें से मैंने प्लान किया कि भैया 600 करोड़ तो मैं पब्लिक इशू से लाऊंगा। कहां से लाऊंगा? पब्लिक इशू से लाऊंगा। ठीक है, पब्लिक दे देगी, पब्लिक से शेयर दे दो, पब्लिक से पैसे ले लो। अच्छा सर, बाकी का 400 करोड़, लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रमोटर कहीं और जगह से जुगाड़ कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लोन ले रहा है। ठीक है, अब 600 करोड़ का मेरे को पब्लिक इशू तो आ गया, पब्लिक से पैसा तो आ गया। अबे 400 करोड़ बैंक लोन नहीं दे रही है। अरे पब्लिक क्या पागल है कि तुमको शेयर से पैसा दे देगी? ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक ने तो पैसा दे दिया, अब तुम जुगाड़ नहीं कर पा रहे हो। तो आईसीडीआर बोलता है ए प्रमोटर, ये जो 400 करोड़ है ना, इसका 75% मतलब 300 करोड़ तेरे पास क्या होना चाहिए? फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए। कहां से तू निकालने वाला पैसा? फर्म अरेंजमेंट होना चाहिए। कंपनी को ये 75% तो आना ही आना है। अरे समझा? ये 75% का रूल क्या बोलता है? क्या बोलते सर? इश्यूअर मतलब कंपनी शुड मेक फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। कितना? 300 करोड़ थ्रू वेरीफाइबल मींस टुवर्ड्स 75% स्टेटेड मींस ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर ये हम लोग को ये पब्लिक इशू नहीं गिनना है। जो प्रमोटर अपने जेब से लाने वाला है उसको, उसका ये 400 करोड़ का 75% प्रमोटर के पास फर्म अरेंजमेंट में होना चाहिए। सर ये तो बड़ा इजी लग रहा है। अरे इजी तो है, जब 25% का भी कुछ सीखा था ना। ये 25% क्या है सर? देखो, एक जब भी हम लोग आईपीओ लाते हैं ना गाइस, जब भी हम लोग आईपीओ लाते हैं तो हम लोग उसमें डालते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इशू। सर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब अरे तुम पब्लिक से काहे पैसा ले रहे हो? क्या लॉजिक है तुम्हारा पैसा लेने का? व्हाट इज द पर्पस? तो मेंशन, मैं एसेट लेने वाला हूँ, मैं डेट दूर करने वाला हूँ, मेरा ये प्लान्स है, इसलिए मैं पैसा ले रहा हूँ। एंड लास्ट में एक होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसका मतलब क्या होता है? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, इसका मतलब होता है मैं बता नहीं रहा हूँ पब्लिक को, मैं जनरली इधर उधर खर्चा करने वाला हूँ। बोलता है प्रमोटर 100% जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए तू उठा नहीं सकता है। बोलता है आप इशू का 25% क्या कर सकते हो? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आप उसमें लिख सकते हो। एग्जांपल 600 करोड़ का पब्लिक से उठा रहा हूं, तो 600 करोड़ का 25%, 600 करोड़ का 25% आप जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में अलॉटमेंट कर सकते हो। आप 25% से ज्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकते। सर मोटा मोटा बोलने की तैयारी क्या है? बोलने का मतलब ये है कि 25% तो आप इधर उधर खर्चा कर सकते हो। इधर उधर मतलब कहीं पे भी नहीं खर्चा करना है, कंपनी रिलेटेड ही खर्चा करना है। बिकॉज आपको पता होगा मॉनेटरी एजेंसी। सर मॉनेटरिंग एजेंसी कौन है? अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन नहीं, याद सब याद करा दूंगा। अच्छा सर 75-25 समझ में आया कि नहीं? ये 75-25 समझ में आया कि नहीं? फिर से आते 75-25 सर ये समझ में आएगा A1 A2 A3। अरे समझा कि नहीं सब लोग को? कम ऑन एवरीवन, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बता देना कि इवन इफ इट इज लाइव, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि कैसा लग रहा है तुमको सुनने में। यस, अब थोड़ा तुमको क्या आ रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ अच्छा लगेगा। अच्छा अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? एफपीओ। सर एफपीओ को और ऐसा पढ़ना पड़ेगा, और बड़ा थोड़ा शांत रहो, शांत। अच्छा एफपीओ के अंदर ना A4 है। A4 क्या पता है? A4 है एंटिटीज नॉट एलिजिबल। A4 के अंदर क्या है? एंटिटीज नॉट एलिजिबल। फिर तू कहां पढ़ा लग रहा है? अरे A1 में देखो ना, सेम तो है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4। सर क्या कर रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, और इसको मैंने चौकड़ी मार दिया, क्रॉस मार दिया। मतलब क्या है? अरे पगले, अगर तू एफपीओ करने का प्लान कर रहा है, फर्दर पब्लिक ऑफर करने का प्लान कर रहा है, तो तू A4 चेक करेगा। A4 क्या बोलता है? एंटिटीज नॉट एलिजिबल। अरे एंटिटीज नॉट एलिजिबल अगर तेरे को सीखना है ना, तो A1 देख ले। A1 क्या है? आईपीओ का नॉन एलिजिबल, एंटिटीज नॉट एलिजिबल। उसमें हम लोगों ने कितना कंडीशन बढ़ा? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने यहाँ पे क्या 1, 2, 3, 4, 5 को चौकड़ी मार दिया। मतलब क्या है? 5वें को चौकड़ी मार दिया। इसका मतलब ये है दिस फिफ्थ रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ FPO। अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या सर? मतलब
आईपीओ का पढ़ लिया तो एफपीओ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अरे यस, अगर आईपीओ तुमने पढ़ लिया एफपीओ को तो ऑटोमेटिक हो गया। अरे सर मजा आ गया, मतलब A4 में जब हम लोग पढ़ेंगे एंटिटी नॉट एलिजिबल फॉर एफपीओ, मतलब प्रमोटर डायरेक्टर डीबार, अच्छा मतलब एक ये दो ये तीन ये चार यही एप्लीकेबल है। अरे भैया यही एप्लीकेबल है, या आउटस्टैंडिंग वाला सीन एफपीओ पे एप्लीकेबल नहीं है नहीं है नहीं है। अच्छा सर समझ में आ गया, अच्छा सर समझ में आ गया। अच्छा ये A5 क्या है सर? फिर A5 भी ऐसे ही कुछ है क्या? हाँ भैया A5 भी ऐसा ही है। A5 क्या बोलता है? अच्छा A5 के लिए A2 देखना पड़ेगा। A2 क्या बोलता है? A2 बोलता है एलिजिबिलिटी फॉर आईपीओ। A5 क्या बोलेगा? एलिजिबिलिटी फॉर एफपीओ, बराबर है, एलिजिबिलिटी फॉर एफपीओ। अब देखो निंजा टेक्निक, 1 2 3 4, अरे 4 ही है ना, 4 ही तो है। अब देखो चौकड़ी चौकड़ी चौकड़ी, सिर्फ चौथा फॉलो करना है। अरे 1 2 3 फॉलो नहीं किया तो भी चल जाएगा, लॉजिक बताना है, लॉजिक सुनना है। अरे बेटा आईपीओ के टाइम ये सब फॉलो कर लिया ना, अभी एफपीओ के टाइम क्यों इतना मगजमारी कर रहे हो? अगर नाम चेंज हुआ तो ये 50% वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, A6 क्या है? फिर A6 बता दो। A6 क्या है? जनरल रिक्वायरमेंट है। अरे A3 को देख लो ना, A3 को देखोगे तो A6 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर 6 प्रोविजन है, 1 2 3 4 5 6, सारे फॉलो करने क्या? अरे भैया सारे फॉलो करने। एफपीओ के टाइम जो अपना जनरल रिक्वायरमेंट है ये सारा का सारा फॉलो करना है, सारा का सारा फॉलो करना है। सर समझ में आ गया, बैठ गया दिमाग में। मतलब सर अभी आंखें बंद करके बोला व्हाट इज ए एस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ए एस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। A1 क्या था? एंटिटीज जो एलिजिबल नहीं है। A2 क्या है? कौन सी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। A3 क्या है? अरे जनरल रिक्वायरमेंट है। अरे A1 में क्या बोलते हैं सर? प्रमोटर डायरेक्टर जो डीबार्ड है वो आईपीओ नहीं कर सकते। अरे वही डीबार्ड प्रमोटर अगर किसी और कंपनी में क्या है सर, उन लोग डायरेक्टर है प्रमोटर है तो उन लोग क्या नहीं बन सकते, उन लोग आईपीओ नहीं कर सकते। अरे वो फुल डिफॉल्टर है, अरे वो फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, अरे उसके कंपनी के ना आउटस्टैंडिंग शेयर्स है जो कन्वर्ट होने वाले हैं, तो ऐसे में ना आप नहीं क्या कर सकते, आईपीओ नहीं कर सकते। सर जनरल रिक्वायरमेंट बता दो। अरे नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? कम ऑन 3 करोड़ का होना चाहिए। अरे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 15 करोड़ होना चाहिए। नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 1 करोड़ होना चाहिए। और सर अगर नाम चेंज हुआ है ना तो 50% रेवेन्यू उस नए नाम से आना चाहिए। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना एक्सचेंज से, अग्रीमेंट करना डिपॉजिटरी से। अरे प्रोमोटर के शेयर डीमैट में होने चाहिए, शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। 75-25 वाली क्राइटेरिया याद रखनी है। सर A4 A5 A6, अरे भैया उसका ही भाई है ना A1 A2 A1 A2 A3 का। अब सर A7 क्या है? A7 बोलता है OFS। OFS मतलब अरे पुराना इन्वेस्टर अपना माल बेच के निकल रहा है। OFS तो A7 समझने के लिए वी हैव टू फॉलो 2 क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया बोलता है कि शेयर देना, शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। अरे फुल्ली पेड अप होगा तभी तुम OFS में पब्लिक को शेयर्स दे पाएगा। तो सेकंड क्या है? सेकंड बोलता है शेयर्स मस्ट बी हेल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। क्या बोलते हो सर? शेयर्स मस्ट बी हेल्ड हेल्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, मतलब ये 2 क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे तभी जाके तुम ओएफएस में अपना माल क्या कर सकते हो। माल मतलब भैया सिक्योरिटीज बेच सकते हो, माल मतलब वो वाला माल नहीं भैया, माल मतलब शेयर्स अपन क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। सर ये पॉइंट 2 का कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है क्या? हाँ जी एक्सप्लेनेशन है, अब इसको थोड़ा धीरे समझेंगे। ओएफएस का ये सेकंड पॉइंट ना 1 साल वाला क्राइटेरिया अब थोड़ा धीरे समझेंगे, धीरे इन द सेंस थोड़ा स्लो जाएंगे। सबसे पहला चीज क्या बोलता है? बोलते हैं सर अगर आपने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आपने होल्ड किया था, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2009 से आप एक कन्वर्टेबल एनसीडी होल्ड कर रहे हो। एनसीडी मतलब सॉरी एनसीडी नहीं आएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्ड कर रहे हो, सीसीडी होल्ड कर रहे हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर अब होल्ड कर रहे हो, ठीक है। अब 2019 में इसका कन्वर्जन हो गया इनटू शेयर्स, 2019 में ही आईपीओ आ रहा है और आईपीओ में अंडर ओएफएस अपना माल बेच के निकाल रहे हो, चलेगा क्या? रूल तो बोलता है 1 साल तक होल्ड करना पड़ेगा और फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये हो सकता है क्या सर? हाँ सर, 2019 में कन्वर्जन हुआ, 2019 में आईपीओ में वो शेयर्स बेचते, चलेगा क्या? देखो रूल बोलता है अगर आपके पास कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट था और उस कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट की वजह से शेयर्स कन्वर्ट हो गए हैं तो आपको वो 1 साल कब से, वो टाइम लिमिट कब से किया? जब से आप ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहे हो 2009 से लेके 2019 तक। अरे 10 साल होल्ड कर रहा हूं तो क्या ओएफएस में माल बेच सकता हूं? बिल्कुल माल बेच सकता हूं, इवन इफ रिसेंटली हमारा कन्वर्जन हुआ है, बट मैं टाइम कब से गिनूंगा? जब से मैं कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं। अरे समझ में आया कि नहीं? ये क्या बता रहे हो सर? ये 1 साल वाला क्राइटेरिया के ऊपर कुछ डिस्कशन कर रहा हूं, एग्जामिनेशन में अगर आ गया तो लिख देना पेट भर के। अच्छा सेकंड क्या है सर? बोलते हैं अगर तुम्हारे कंपनी का कुछ अमालगमेशन हुआ है, कुछ मर्जर हुआ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा कंपनी का नाम है ओबीसी, मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है।
कब से? 2011 से। एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आई एम होल्डिंग ओबीसी कंपनी शेयर फ्रॉम सिंस 2011. Let's take an example. Now, the government of India has announced compulsory merger of all public sector bank, and this OBC bank is now been merged to PNB. पता है कि नहीं ये बात, है ना? अब मेरे को ओबीसी के शेयर्स क्या हो जाएंगे? मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? पीएनबी में, ठीक है। अब मेरे पास कौन से शेयर्स है? पीएनबी, और ये कन्वर्जन है। एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल 2019 में। मेरा क्वेश्चन है, अब पंजाब नेशनल बैंक ओएफएस लाने की प्लान कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ओएफएस लाने की प्लान कर रहा है। मेरे को एक तुम बात बताओ, क्या ओएफएस में शेयर वो दे सकता है? इवन इफ अलॉटमेंट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 2019 में हुआ है, तो फिर भी क्या वो शेयर दे सकता है? अरे बिल्कुल दे सकता है, बिकॉज ओबीसी का शेयर वो जब से होल्ड कर रहा था तब से गिनना है वो 1 साल। समझ में आ रहा है? टाइम फ्रेम कब से गिनना है। अच्छा, बोनस आप इमीडिएटली बेच सकते हो, ये 1 साल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या सर? समझ में आ गया। चलो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट यस मैंने बताया इसलिए दिया बिकॉज अल्टीमेटली तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये हम पढ़ क्या रहे। चलो, हो गया, एक खत्म। अरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आईपीओ, ओएफएस सबका आ गया। आंखें बंद करो भैया, आंखें बंद करो। यस, हम लोग अभी यहाँ पे चले जाते हैं। कहा गया भैया मेरा स्लाइड? कहा गया? हम यहाँ पे चले थे, पूरे टाइमलाइन चले जाते। ए हमने पढ़ लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ए क्या बोलता है सर? ए के अंदर है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। अच्छा सर, समझ में आ गया। A1 के अंदर है अरे एंटिटीज जो एलिजिबल नहीं है। A2 के अंदर क्या है? कौन कौन सी कंपनीज? बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो है ना 15 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़, यस वो याद रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या था सर? A3 था। A3 मतलब जनरल क्राइटेरिया, अग्रीमेंट कर लो डिपॉजिटरी के साथ, शेयर डीमैट में होल्ड कर लो, ये बेसिक चीज हमको याद रखनी है। अच्छा, A4, A5, A6 क्या है सर? A4, A5, A6 एफपीओ का है, जो किसका भाई है? A1, A2, A3 का। यस, ओएफएस क्या है? A7। 2 रूल याद रखना है, शेयर्स एटलीस्ट 1 ईयर तक हेल्ड करना है, और सेकंड फुल्ली पेड अप होना चाहिए। सर मजा आ गया, मजा आया कि नहीं? यस, ऐसा होता है, ऐसे पढ़ता है आईसीडीआर की। आपको ना बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्लासरूम के अंदर इतने बार रिवाइज करेंगे ना, अभी इसी वक्त सेशन के अंदर इतने बार रिवाइज करेंगे ना कि आप ना दीवाने बन जाओगे कि अरे आईसीडीआर आज तक हमने ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली सी। सर बी क्यों नहीं पढ़ेंगे? बेटा बी के अंदर अपॉइंटमेंट है। अरे अपॉइंटमेंट तो बहुत बेसिक है ना, आपको मर्चेंट बैंकर या आपको अंडर राइटर अपॉइंट करना है तो कर ही देंगे ना सर। अब हमको पढ़ना है प्राइसिंग। हम लोग सी पढ़ रहे हैं, सी प्राइसिंग। सर प्राइसिंग क्या होता है? बेटा प्राइसिंग मतलब रेट्स। कौन सा रेट और कैसा रेट? सर अरे रेट मतलब अरे कौन से दाम में आप बेच रहे हो। देखो, डिस्क्लोजर कब करना है प्राइसिंग का? सर क्या बोल रहे हो? इस रेट का डिस्क्लोजर कब करना है? इस रेट को पब्लिक को बताना कब है? तो डिस्क्लोजर कब करना है? डिस्क्लोजर कब करना है? ये रेट को डिस्क्लोज कब करना है? तो देखो समझ लो, अगर इशू बोले तो अगर पब्लिक इशू फिक्स प्राइस है। क्या बोल रहे हो सर? बता दो फिक्स प्राइस क्या होता है। धीरज रखो गाइस, धीरज रखो। यस, कोई पहली बार भी सीख रहा है ना भैया, इतना गारंटी है कि वो घर पे जाके आराम से सीख लेगा। ये वीडियो फिर से देख लेना। अगर फिक्स प्राइस इशू है या तो बुक बिल्डिंग है। सर बुक बिल्डिंग क्या होता है? फिक्स प्राइस क्या होता है बता दो। फिक्स प्राइस में क्या होता है? सिंपल है, कंपनी फिक्स रेट सेट कर देती है कि हे पब्लिक है इन्वेस्टर तो वो इसी रेट में खरीदना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कंपनी का कंपनी का फेस वैल्यू है, कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, और तुमसे वो ले रहा है, इशू प्राइस ले रहा है 20 रुपया। तो भैया प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम तुमसे 10 रुपया ले रहा है, बट 20 रुपया फिक्स प्राइस है, इसको वो चेंज नहीं करेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो ये है फिक्स प्राइस इशू, फिक्स प्राइस इशू। अच्छा, अगर तुमको बुक बिल्डिंग में करना है ना, बुक बिल्डिंग मतलब देखो एग्जांपल देता हूं, 10 बच्चे, एग्जांपल ले लो 10 बच्चे, ठीक है। 10 बच्चे हम लोग लेक्चर ले रहे थे, तुम लोग थक गए तो मैंने चलो ब्रेक लेते हैं। मैं नीचे गया, मैं 5 इडली खरीद के लाया, 5 इडली खरीद के लाया, ठीक है। बच्चे कितने? 10, इडली कितने? 5। तो सबको भूख लगी थी, तो मैंने बोला भैया बिडिंग लगाओ, जो रेट ज्यादा बोलेगा ना उसी को मैं क्या दूंगा? इडली दूंगा। तो एक बच्चे ने बोला 100, एक ने बोला 90, एक ने बोला 80, 70, 60, 50, 40, लास्ट वाले ने 10 रुपया बोला। 10 लोगों ने अलग अलग कोटिंग कर ली, अलग अलग बिडिंग कर ली। अब मेरे पास है 5, मुझे वो इडली देनी है, तो मैं इडली कितने में दूंगा? अरे सर 100 रुपए दे दो ना। अरे 100 में तो एक ही बिकेगी ना, मुझे तो अपने 5 के 5 बेचने। अगर मुझे अपने 5 के 5 इडली बेचना है तो मुझे एक ऐसा रेट सेट करना पड़ेगा जो एक कट ऑफ रेट बोलेंगे। समझ लो, इडली कितनी है? 5 इडली है। एक ने 100 बोला, एक ने 90 बोला, एक ने 80 बोला, एक ने 70 बोला, एक ने 60 बोला, एक ने 50 बोला, 40 बोला, एक ने 30 बोला, एक ने 20 बोला, एक ने 10 बोला। मैं करूंगा पता है, 100 वाले को दूंगा, 90 वाले को दूंगा, 80 वाले को दूंगा, 60 वाले को दूंगा, सॉरी 70 वाले को दूंगा, 60 वाले को दूंगा। हो गया ना खत्म 5। सर ऐसा करोगे? सेम इडली के लिए एक बंदे से 100 लोगे, सेम इडली के लिए एक बंदे से 90 लोगे, ऐसा पाप करोगे? नहीं बेटा, पाप नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू, आई विल सेट अ कट ऑफ प्राइस एट 60। 60 में 60 वाला भी रेडी होगा,
70 वाला भी रेडी होगा, 80 वाला भी रेडी होगा, 90 वाला भी रेडी होगा, 10 100 वाला भी रेडी होगा। सर आप क्या पढ़ा रहे हो, इडली इडली सिखा रहे हो? अरे इडली नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ बुक बिल्डिंग कैसे होता है। अरे मेरे पास ये इडली शेयर्स है और ये बिडिंग तुमने रेट कोट किया है मेरे को, समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैं तुम लोग को इडली मतलब मैं तुमको शेयर्स दे रहा हूँ, तो मैं ये कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट कर रहा हूँ, कट ऑफ प्राइस, इसको मैंने कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको मैंने कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया है कि भैया 60 रुपया कट ऑफ प्राइस है, इसके नीचे वाले आपका सब्सक्रिप्शन, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट है, इसके ऊपर वाले आपको मिल जाएंगे शेयर। सर मैं तो 100 रुपए पर है, आप तो 60 रुपए ले रहे हो, 140 रुपए, अरे रिफंड तो दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे समझा कि नहीं? ये सबसे बेस्ट तरीका है बुक बिल्डिंग पढ़ने का। नो वरीज, हम लोग एक सम भी देखेंगे बुक बिल्डिंग के अंदर कैसे क्या करना है, कैसे कट ऑफ प्राइस सेट करना है, कैसे कट ऑफ प्राइस हम लोग को रखना चाहिए। देखो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 का 2020 का बेस्ट क्वेश्चन था ये, पूछ लिया लोग ने कि कैसे कट ऑफ प्राइस रखना है, तो भैया हमारे बच्चे भी कम थोड़ी थे, लिख के आ गए कैसे करना है। तो आप भी अब नेक्स्ट टाइम कभी पूछेंगे ना इंस्टीट्यूट, तो आप भी क्या रहना, रेडी रहना, आप लोग भी रेडी रहना। सर अगर फिक्स प्राइस है तो कब डिस्क्लोजर करना है, रेट को डिस्क्लोज कब करना है? देखो पहले से बोल के रखा है, प्राइस मतलब रेट डिस्क्लोज हो जाता है कहां पे सर? इज डिस्क्लोज्ड वेयर सर? इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? इन्विटेशन ऑफर डॉक्यूमेंट। अच्छा अगर बुक बिल्डिंग है तो सर, तो ट्रीटमेंट अलग होगा। देखो बुक बिल्डिंग में अपने पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? या तो तुम इस निंजा टेक्निक से बताओ या तो ये निंजा टेक्निक से बताओ। अगर तुमने नंबर 1 निंजा टेक्निक से बताया, इसमें क्या होगा, प्राइस है ना, प्राइस आप कहां डिस्क्लोज कर सकते हो? यू कैन डिस्क्लोज द प्राइस बैंड, कहां पे सर? आप आरएसपी में डिस्क्लोज कर सकते हो। या तो सर आप क्या कर सकते हो, प्राइस बैंड कहां पे कर सकते हो आप? 2 दिन पहले, 2 days प्रायर या 1 day प्रायर आप क्या कर लो, न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज कर दो। अच्छा ऐसा बोल रहे हो? हाँ देखो न्यूज़पेपर में डिस्क्लोज करो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इन केस ऑफ आईपीओ एंड 1 दिन पहले इन केस ऑफ एफपीओ। अच्छा सर वापस से बता रहे, देखो फटाफट सीखना है अपने को, अच्छे से सीखना है। डिस्क्लोजर मतलब ये रेट कब इशू करना है, ये रेट का डिस्क्लोजर कब करना है पब्लिक को? सबसे पहला अगर इशू अगर फिक्स्ड है तो आरएसपी में कर दो, अगर बुक बिल्डिंग है तो 2 ऑप्शन है, 2 निंजा टेक्निक है, या तो आरएसपी में कर या तो न्यूज़पेपर में कर। अरे न्यूज़पेपर में कब कर सर? 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, कब? 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, अगर इनकेस ऑफ आईपीओ 2 दिन पहले, इनकेस ऑफ एफपीओ 1 दिन पहले। अच्छा इतना इजी है क्या सर? एकदम इजी है, एकदम एकदम मस्त आ गया ना, एकदम मस्त है। अच्छा पब्लिक इशू का मतलब तुमको पता है ना, हम पब्लिक के पास जाते हैं। राइट इशू का मतलब पता है ना, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मैं क्या दे रहा हूँ, शेयर्स दे रहा हूँ, है ना, हम लोग वो भी देखने वाले। अच्छा और सर ओएफएस क्या होता है तुमको मैंने बता दिया क्या होता है। तो बुक बिल्डिंग में होता है क्या, तुमको बेसिक बता देता हूँ। और इशू प्राइस, फिक्स प्राइस में होता है क्या? फिक्स प्राइस में बड़ा सिंपल रूल है, कंपनी प्रोस्पेक्टस देगी पब्लिक को, पब्लिक एप्लीकेशन भरेगी, कंपनी सिक्योरिटीज देगी, खत्म। 1 2 3 स्टेप में खत्म। बट इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग ना प्रोसेस थोड़ा बड़ा है। कंपनी क्या करेगी, ऑफर डॉक्यूमेंट देगी, किसको? पब्लिक को। पब्लिक बिडिंग करेगी, जैसे हम लोग ने इडली के लिए बिडिंग किया। कंपनी फिर बेसिस सिलेक्ट करेगी कौन से को किसको देना है, बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिस सिलेक्ट करने के बाद चौथे नंबर पे हम लोग करेंगे अलॉटमेंट, ठीक है, किसको कौन सा रेट पे हम लोग शेयर्स अलॉट करेंगे। अरे हाँ कि ना, सब लोग को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जल्दी जल्दी बता दो। तो ये प्राइसिंग हो गया सी, प्राइसिंग हो गया सी। सर खत्म हो गया क्या? अरे प्राइसिंग अब तक खत्म नहीं हुआ है, बट यस बेसिक समझ में आ गया ना। प्राइसिंग क्या होता है? फिक्स प्राइस है तो आरएसपी में बोल दे, अगर बुक बिल्डिंग है तो कहाँ बोल दे, तो आरएसपी में बोल, या तो न्यूज़पेपर में बोल दो 2 दिन 1 दिन पहले, इन केस ऑफ आईपीओ 2 दिन पहले, इन केस ऑफ एफपीओ 1 दिन पहले। अच्छा सर दिमाग में बैठ गया। अच्छा एक और चीज है ना, प्राइस बैंड, प्राइस बैंड मैंने 2 बार बोल दिया। प्राइस बैंड क्या होता है समझ लो, एक रूल लिख लो, ये रूल समझ लो। बोलते इन बेसिकली इन प्राइस बैंड, ये प्राइस बैंड होता क्या, देखो इन बुक बिल्डिंग ना मैं आपको रेट दे दूंगा 100 रुपए से लेके 101 रुपए तक, आप कोट करो, आप बिडिंग करो। तो ये बोलते हैं ये लोअर कैप होता है या अपर कैप होता है, ठीक है, ये लोअर कैप होता है या अपर कैप होता है। तो भैया बोलते हैं इन बुक बिल्डिंग या तो इन प्राइस बैंड, सॉरी इन प्राइस बैंड, अपर बैंड है ना, अपर बैंड मतलब ऊपर वाला बैंड, ऊपर वाला रेट, ठीक है। अपर बैंड बोलते हैं कि कैन नॉट बी मोर देन, कैन नॉट बी मोर देन 120% ऑफ लोअर कैप या लोअर बैंड। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब सर अगर 100 रुपया मेरा लोअर कैप है
क्या मैं 200 रुपया अपर कैप रख सकता हूं? अरे हाँ, बिकॉज 120% थोड़ी ज्यादा है लोअर कैप से कंपेयर करूंगा तो। मतलब अगर 100 रुपया लोअर कैप है, मैं 120% ज्यादा, मतलब 120 रुपए ज्यादा अपर कैप रख सकता हूँ। मतलब 100 रुपया लोअर कैप, 220 रुपीज का मैं अपर कैप रख सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? 120% कैसा होता है? यस सर, 220 के ऊपर नहीं रख सकता, वॉयलेशन हो जाएगा। प्राइस बैंड का भी लिमिट है, याद रखना है। अच्छा, ये हो गया C1। सी के अंदर दो पार्ट है, C1 C2। हमने A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 किया ना, वैसे सी में C1 है C2 है। C1 हमने पढ़ लिया प्राइसिंग। अगर फिक्स्ड है आरएस में बोल, बुक बिल्डिंग है तो कहां पे बोलेगा? दिल खोल के बोल, कम ऑन। आरएस अगर बुक बिल्डिंग है तो बुक बिल्डिंग में तुम कहां बोलोगे? अगर बुक बिल्डिंग में तुम आरएस में बोल सकते हो, या तुम कहां बोलोगे? न्यूज़पेपर में बोल दो 2 दिन या 1 दिन पहले, अगर आईपीओ तो 2 दिन पहले, एफपीओ तो 1 दिन पहले। अच्छा सर, समझ में आ गया। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। C2 है ये। C2 का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल प्राइसिंग। सर व्हाट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग? अरे किसको 10 रुपए में दे रहा हूं, किसको 12 में दे रहा हूं, चलेगा क्या? सभी बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, दिस इज नॉट अलाउड। बट समझ लो, सभी बोलता है ए बी सी अलाउड है। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब 1 2 3 क्राइटेरिया, अगर ये 1 2 3 ये तो मैं नीचे लिखने वाला हूं ना, ऐसे केसेस में डिफरेंशियल प्राइसिंग हुआ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ऐसा बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है क्या? सभी बोलता है पगले ऐसा अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। बट 1 2 3 अगर होता है तो आप डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब अलग अलग रेट में दे सकते हो। इडली किसको 10 में दिया तो किसको 20 में दिया, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ये एबीसी अगर फुलफिल हुआ तो ही सर क्या है? बोलते हैं इफ द प्राइस, ठीक है, इफ द प्राइस यस इज फिक्स्ड प्राइस। अगर आपका इशू है ना फिक्स्ड प्राइस इशू है, अगर आपका इशू क्या है? फिक्स्ड प्राइस इशू है, तो हम लोग डिफरेंशियल किसको दे सकते हैं? तो भैया आईसीडीआर बोलता है मैक्सिमम 10%, मैक्सिमम 10% का हम डिस्काउंट दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? RII को एंड एम्प्लॉइज को। किसको दे सकते हैं? RII को और एम्प्लॉइज को। RII क्या होता है? धीरज को बताऊंगा RII क्या होता है। अच्छा, अगर इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग है, इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग इशू है, तो सर क्या होगा? देखो, दो तरीके का होता है बुक बिल्डिंग। एक तो होता है रेगुलर बुक बिल्डिंग, दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है ऑल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग। सर ये मतलब क्या होता है? देखो, बुक बिल्डिंग जब भी हम लोग आईपीओ खोलते हैं ना, एक दिन पहले वी टेक्निकली अलॉट शेयर्स टू आवर एंकर इन्वेस्टर्स। सो एंकर इन्वेस्टर्स का हम लोग पढ़ने वाला है अलग से, ठीक है, अलग से हम लोग पढ़ने वाले। तो बोलते कि एंकर को तो भैया आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। डिस्काउंट shall not be given to एंकर इन्वेस्टर। बड़े बड़े पार्टी लोग यार, बड़े बड़े लोग एंकर इन्वेस्टर को डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। बट अब जो आईपीओ खुलेगा ना, उसमें डिस्काउंट दे सकते हो। तो बोलता है भैया आप दे सकते हो, मैक्स 10% डिस्काउंट दे सकते हो। किसको दे सकते हो सर? आप एम्प्लॉइज को भी, एम्प्लॉइज को दे सकते हो। पक्की बात है। अच्छा, तीसरा कौन सा क्राइटेरिया? तीसरा बोलता है कि इन केस ऑफ कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू क्या होता है सर? एक कंपोजिट इशू क्या होता है बताता हूं, बड़ा धीरज रखो। कंपोजिट इशू क्या होता है? उसके अंदर पब्लिक इशू भी है, उसके अंदर राइट्स इशू भी है। तो क्या दोनों का रेट अलग हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है। पब्लिक इशू का रेट अलग हो सकता है, राइट्स इशू का रेट अलग हो सकता है। तो राइट्स इशू, so rights issue, yes, rights issue price can be lower than the public issue. possible. तो differential pricing allowed है क्या? बिल्कुल allowed नहीं है। but 1 2 3 इस प्रोसेस में, इस काउंटिंग में बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल है। सो सी अपना कंप्लीट, सी अपना बिल्कुल कंप्लीट हो गया। C1 C2 तो आंखें बंद करके अब वापस से ए करना है। ए क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। A1 क्या है? A1 बोलता है एंटिटीज व्हिच आर नॉट एलिजिबल। कौन से लोग हैं सर? प्रमोटर डायरेक्टर जो डीबार्ड है। अरे वही कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर जो डीबार्ड है वो किसी और कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है, वो भी डीबार्ड, ठीक है। फिलफुल डिफॉल्टर ऑफ ड्यूटी ऑफेंडर हो, या आपकी कंपनी में कन्वर्टेबल सिक्योरिटी क्या होने वाला है? क्या होने वाला है सर? बाकी ये कन्वर्ट होना, तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। सर कौन से लोग? फिर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 3 करोड़ दैट इज नेट टेंजिबल एसेट, 15 करोड़ और एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और उसके साथ साथ इसके साथ साथ आप लोगों को देखना है क्या भैया? अगर नाम चेंज हुआ है तो 50% की रेवेन्यू और नेटवर्थ 1 करोड़। अच्छा, बेसिक क्राइटेरिया क्या है?
शेयर्स डीमैट में होने चाहिए, किसके, प्रमोटर के। अग्रीमेंट किसके साथ होना चाहिए, डिपॉजिटरी के साथ होना चाहिए। अरे और क्या सर, और याद करो, अरे आपको याद करना, आंख बंद करो, एग्जाम आपका है मेरा नहीं। अच्छा आंख बंद करो, और क्या था सर, सर इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना, बिल्कुल लेना है। अरे 75-25 कैसे भूल रहे हो, 75-25। अच्छा A4, अरे उसका भाई है, A5 उसका भाई है, A6 उसका भाई है, A7 OFS है। OFS में 2 क्राइटेरिया है, अरे शेयर मिनिमम 1 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा है फुल्ली पेड अप शेयर होना पड़ेगा। अच्छा वो 1 ईयर का आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स या कुछ एक्सेप्शंस बता दिए थे। बी क्या है, अपॉइंटमेंट है। सी क्या, प्राइसिंग है। अरे प्राइसिंग डिस्क्लोज कब करेगा, अरे फिक्स प्राइस है तो आरएसपी में करेगा, बुक बिल्डिंग है तो कहां करेगा, अरे या तो आरएसपी में कर दे या न्यूज़पेपर में कर दे, 2 दिन 1 दिन पहले, अगर आईपीओ या एफपीओ एज केस में भी। सर डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है क्या, सभी बोलता है डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड नहीं है, बट एबीसी होता है तो डिफरेंशियल प्राइस अलाउड है। फिक्स प्राइस है तो मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट वी कैन गिव टू आरआईआई, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉइज। रेगुलर बायबैक है, एंकर इन्वेस्टर को कुछ डिस्काउंट नहीं देना है। ऑल्टरनेटिव बायबैक है, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट देंगे, किसको, एम्प्लॉइज को। और अगर कंपोजिट इशू है तो राइट्स इशू का रेट पब्लिक इशू से क्या हो सकता है, कम 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 हो सकता है। चलो हम लोग फिर से कहां जाएंगे, उसी गलियों में जाएंगे, उसी टाइमलाइन में जाएंगे। सर अब तो अच्छा लग रहा है, ए खत्म, बी खत्म, सी खत्म, पैसा हजम। यस, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। डी ना वही जोरदार है। अच्छा मैंने अभी तुमको क्या बताया, अब मैं तुम लोग को आर आई आई के बारे में बताया। सर ये आर आई आई कौन है, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आर आई आई कौन है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ आर आई आई कौन है। देखो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर कैटेगरी, 3 कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं। कौन कौन से सर, सबसे पहला होता है आर आई आई। आर आई आई कौन है, तू और मैं जो आईपीओ में 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तू और मैं 2 लाख से इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा फिर दूसरा कौन है सर, एन आई आई। सर ये कौन है बताता हूँ। अच्छा फिर है क्यू आई बी। क्यू आई बी मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, वीसीएफ, ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। पेंशन फंड, यस। अच्छा सर ये तो क्यूआईबी समझ में आ गया, आरआईआई समझ में गया। एनआईआई का है, कौन है, जो घर का नहीं, जो घाट का नहीं, वो एनआईआई मतलब नेट हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, एचएनआई, ये सब लोग इसी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। जो ना क्यूआईबी है, जो ना आरआईआई है, वो कौन है, वो एनआईआई है। अच्छा सर ऐसा है क्या, बिल्कुल ऐसा है। समझ में आ गया कि नहीं, इन्वेस्टर्स के 3 कैटेगरी दिमाग में भेजे में एकदम सेट हो गया रहेगा। आई विल स्टार्ट विद डी 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 मींस व्हाट, डी मींस ऑफर डॉक्यूमेंट, डी मींस व्हाट, डी मींस ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, अरे ऑफर डॉक्यूमेंट का बहुत सिंपल मीनिंग है। सर क्या मतलब है, चलो बता दो। चलो अभी हम लोग देखते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। देखो ये कंपनी है जिसका प्लानिंग है, प्लानिंग टू डू व्हाट, देयर प्लानिंग इज टू गेट लिस्टेड। तो वेरी फर्स्ट स्टेप दे विल डू व्हाट, दे विल फाइल their draft offer document, they will file their draft offer document with whom, with the SEBI, our baby, yes। हम लोग बेबी को क्या कर देंगे, सेबी को क्या कर देंगे, ड्राफ्ट लेटर भेज देंगे। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ will technically attach DD certificate। DD certificate means due diligence certificate। Now what is due diligence certificate? Lots of people ask me, sir what is this certificate? देखो this is a certificate which is being issued by मर्चेंट बैंकर। उसके अंदर लिखता है कि दैट कंपनी जो हम लोग आईपीओ लाने वाले हैं ये परफेक्ट है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ है। प्लस फीस, बिना फीस का तो काम ही नहीं होता आजकल, फीस परफेक्ट। तो ये सबसे पहला हमको सेबीओ करना है। इसी के साथ साथ कंपनी क्या करेगा, कंपनी एक्सचेंज को भी भेज देगा, स्टॉक एक्सचेंज को भेज देगा। क्या भेज देगा, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, जैसे डीओडी भेज देगा। डीओडी के साथ साथ प्रमोटर का डिटेल्स भेज देगा। जस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए भैया हमने सेबी को भेजा, आपको भी भेज रहा हूं। कंपनी क्या करेगी, सेबी को भेजेगी, एक्सचेंज को भेजेगी। सेबी को क्या क्या भेजेगी, ऑफर डॉक्यूमेंट, डीडी सर्टिफिकेट, फीस। उसी वक्त हम लोग एक्सचेंज को भी भेज देंगे, क्या, डीओडी दैट इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स ऑफ प्रमोटर। अब क्या हो जाएगा, 30 दिन के अंदर सेबी विल टेक्निकली गिव अस फीडबैक, ऑब्जर्वेशन, विल गिव अस ऑब्जर्वेशन कि भैया ये गलत है, इसको ठीक कर लो, या ये ऐसा क्यों है तो हमको उसका ये दे दो। कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। याद रखना है ये टाइम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 30 डेज। अच्छा कंपनी क्या करेगी, कंपनी वही आफ्टर मेकिंग द चेंजेस, आफ्टर इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन एंड एवरीथिंग जो सेबी ने दिया देके रखा हुआ है, क्या कर लेगी, नया फाइलिंग कर लेगी। मतलब ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल कर देगी, आरओसी को बता देगी, पब्लिक को बता देगी, एंड एक्सचेंज को फुल एंड फाइनल वाला बता देगी। सर इतना ही है क्या, हाँ भैया फाइलिंग कैसे करना हमने सीखा।
ठीक है, ऑफर डॉक्यूमेंट को फाइलिंग कैसे करते हैं, चलो आप बता दो। कंपनी क्या करी, कंपनी सेबी को फाइल करी, किसके साथ, ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ, डीडी सर्टिफिकेट के साथ, फीस के साथ, और उसी वक्त हम एक्सचेंज को भी क्या कर देंगे, भेज देंगे, क्या, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट प्लस प्लस डिटेल्स ऑफ प्रमोटर। अच्छा, हमको वेट करना है, हमको वेट करना कितने दिन, 30 days वेट करना। फॉर व्हाट सर, सेबी will technically give us observation changes, will incorporate that observation that changes into the draft document and will forward it to whom, ROC, exchange and public। अच्छा ऐसा है क्या सर, बिल्कुल ऐसा है। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, देखो ऐसा दिमाग में अपने को डालना है ना कि कोई अपने को हिला भी नहीं सकता है। अच्छा ये था D1। D2 कैसा, D2 इज पब्लिशिंग ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। ये कब पब्लिश करना है, ये हमको कब पब्लिश करना है, ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट कब हमको पब्लिश करना है। तो भैया रूल इज वेरी सिंपल, आपको ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, ये आपको ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या करना है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट विद इन 2 days, विद इन 2 days आपको पब्लिश करना पड़ेगा। आपको पब्लिश करना पड़ेगा। सर कहां करना पड़ेगा, आपको पब्लिश करना पड़ेगा, आपको पब्लिश करना पड़ेगा, कहां पब्लिश करना पड़ेगा, इन इंग्लिश न्यूज़पेपर, इन हिंदी न्यूज़पेपर, इन रीजनल न्यूज़पेपर, और यू आल्सो कॉल इट एज वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। बराबर है सर। अच्छा यही डीओडी हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे, हम पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, और 21 डेज तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 21 डेज तक क्या करेंगे, इंतजार करेंगे बेसिकली टू टेक, और बेसिकली विल इनवाइट व्हाट सर, विल इनवाइट कमेंट्स। किसका कमेंट्स इनवाइट करेंगे, पब्लिक का कमेंट्स इनवाइट करेंगे, कितने दिन के लिए, 21 दिन से। ठीक है, कहां से गिनना है, सो बेसिकली ये जो कमेंट वगैरह आएगा, ये हम लोग ये 21 दिन के अंदर हम लोग वापस से क्या करेंगे, चेंज वगैरह करेंगे। अच्छा ये पब्लिश कहां और कहां करना है, वी हैव टू पब्लिश इट ऑन वेबसाइट। किसका वेबसाइट सर, मर्चेंट बैंकर का वेबसाइट, एक्सचेंज का वेबसाइट एंड सेबी का वेबसाइट। सर D1 क्या था, D1 था भैया कब करना है, तुमने क्या किया, सेबी को दिया, सेबी को विद फीस दिया, सर्टिफिकेट दिया एंड डीओडी दिया। 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करेगा, चेंज करेगा, जो भी चेंज ऑब्जर्वेशन है वो आप चेंज करोगे, आप फिर पब्लिश कर दोगे, आप फाइलिंग कर दोगे। पब्लिश भी करना पड़ेगा 2 दिन आपको पब्लिश करना पड़ेगा इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर में, एंड 21 डेज के लिए विल टेक्निकली ओपन फॉर, विल इनवाइट दी कमेंट फ्रॉम पब्लिक। अच्छा ये कमेंट कब आएगा, सेबी का वो सेबी वाला कंप्लीट होने के बाद विल इनवाइट फॉर द कमेंट। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा वेबसाइट में भी पब्लिश करना पड़ेगा, किस की वेबसाइट में, मर्चेंट बैंकर, स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी। देखो इससे क्या हो गया, हमारा बातों ही बातों में कंप्लीट हो गया, बातों ही बातों में ये डी कंप्लीट हो गया, बातों ही बातों में भैया हंसते हंसते क्या हो गया, डी कंप्लीट हो गया, डी कंप्लीट हो गया। यस अब हम लोग क्या करेंगे, ई पार्ट करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ई पार्ट करेंगे। व्हाट इज ई, ई इज बेसिकली एडवर्टीजमेंट। ई क्या है सर, ई है एडवर्टीजमेंट। देखो ई के साथ साथ मैं तुमको एक और चीज पढ़ा दूंगा, ई के साथ साथ मैं तुम लोग को के भी पढ़ा दूंगा। अरे के क्या, हमको तो याद ही नहीं, अरे के है पोस्ट इश्यू एडवर्टीजमेंट। अरे एडवर्टीजमेंट एक ही साथ पढ़ लेते हैं ना गाइस, है ना। तो एडवर्टीजमेंट है, 2 तरीके की एडवर्टीजमेंट है, एक तो है प्री इशू, दूसरा क्या है, पोस्ट इशू। प्री इशू, पोस्ट इशू, बराबर है, 2 टाइप की इशू है ना। प्री इशू मतलब इशू खुलने से पहले कुछ एडवर्टीजमेंट करना है, और इशू खुलने के बाद कुछ एडवर्टीजमेंट करना है। अच्छा समझ लो एक बात, कब, व्हेन, दैट इज इंपॉर्टेंट राइट। आप ये कब इशू करने वाले हो, तो बोलते हैं कब करना है सर, आफ्टर द रिकमेंडेशन, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। जो कौन दे रहा है, सेबी दे रहा है। तो सेबी का रिकमेंडेशन ऑब्जर्वेशन आने के बाद आप क्या कर सकते हो, पब्लिक आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, या तो बिफोर ओपनिंग ऑफ एन इशू। अरे ऑब्वियसली बात है ना, इशू ओपन होने से पहले आप एडवर्टीजमेंट दे दो कि भैया हम लोग ऐसा इशू लाने का प्लान कर रहे हैं, बोल दो ना। अच्छा ठीक है, क्या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या डालना है एडवर्टीजमेंट में, व्हाट टू एडवर्टाइज। ठीक है, व्हाट टू एडवर्टाइज, ठीक है, क्या डालना है सर, हमको डालना है ऑफर डॉक्यूमेंट। यस हमको ऑफर डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट करना है। अच्छा कहां पे करना है सर, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। वेयर सर, अरे कहां, हाथ में करोगे, अरे सर कहां करोगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर आणि रीजनल न्यूज़पेपर। परफेक्ट। अच्छा ये क्या है, पोस्ट इशू। पोस्ट इशू मतलब कब करना है सर, व्हेन बोलते हैं विद इन 10 days। कहां से गिनूं, 10 दिन, विद इन 10 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ ऑल दी फॉर्मेलिटीज। जब से पूरा फॉर्मेलिटीज खत्म हुआ है वहां से भैया 10 दिन गिन लो, और 10 दिन के अंदर आप क्या कर लो, आईपीओ का पोस्ट इश्यू फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लो। सर क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, व्हाट टू एडवर्टाइज, बोलते हैं ऑल डिटेल्स। जब मैं बोलता हूं ऑल डिटेल्स, इसके अंदर क्या इंक्लूड है, अलॉटमेंट, बेसिस मतलब कौन से बेसिस, 1:2, 2:1, कौन से बेसिस में दिया है, रिफंड, नंबर ऑफ सक्सेसफुल अलॉटमेंट, ये सब बताना है। कहां बताना है वो तो बता दो,
इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर आणि रीजनल न्यूज़पेपर। ओके, ईएन के खत्म, अरे एकदम ईएन के पूरा खत्म। देखो अब तो आंखें बंद करके हम लोग ने ई भी कर दिया, के भी कर दिया सर। अरे मेरे एग्जांपल में के कहाँ गया, मैंने के शायद उड़ाई दिया है, तो यहाँ पे अपने के मिसिंग है, तो अपन ने के भी कर दिया। मैंने तुरंत तुरंत फास्ट फास्ट में के लिखना बोल दिया, तो भैया के हम लोग ने कर दिया, ठीक है। तो अपना के मिस हो गया, तो के हम लोग ने कर रखा है, ठीक है। तो सर क्या अभी आंखें बंद करके हम लोग क्या कर लेंगे, ए से लेके एल तक का फटाफट कर लेंगे। ए क्या है सर, ए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अंदर क्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। सर A1 में क्या, कौन कौन से एंटिटीज एलिजिबल नहीं है, कौन कौन से लोग, प्रोमोटर डायरेक्टर जो डिबार्ड है, अरे वही कंपनी का प्रोमोटर डायरेक्टर किसी और कंपनी का प्रोमोटर डायरेक्टर है, वो कंपनी भी डिबार्ड है। अरे फ्यूजिटिव ऑफेंडर है सर, या तो वो है विलफुल डिफॉल्टर, या कंपनी में कन्वर्जन बाकी है, ऐसे केसेस में हम लोग को देखना पड़ेगा क्या उन लोग आईपीओ के लिए एलिजिबल नहीं है। A2 क्या बताता है, जनरल क्राइटेरिया, 3 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए, 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। उसके बाद सर, उसके बाद क्या बताया आपने, उसके बाद हमने बताया नेट वर्थ 1 करोड़ का होना चाहिए, और अगर नाम चेंज हुआ है तो 50% रेवेन्यू विल शुड कम फ्रॉम द न्यू नेम। सर उसके बाद क्या बताया, जनरल क्राइटेरिया बताया, एग्रीमेंट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ, प्रमोटर के शेयर डीमैट में होने चाहिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना पड़ेगा, 70/25 क्राइटेरिया, ये हमको दिमाग में होना चाहिए। अभी हम लोग A4 A5 A6 7 उसका भाई है, A7 क्या है, OFS के अंदर 2 क्राइटेरिया, 1 साल तक शेयर होल्ड करना पड़ेगा, शेयर फुली पेड अप होना चाहिए। सर बी क्या, अपॉइंटमेंट है, कर लेंगे। प्राइसिंग इधर 2 था, C1 एंड C2। C1 क्या बोलता है, अरे आईपीओ का तुम लोग प्राइसिंग डिस्क्लोज कब करोगे, तुम या तो आईपीओ अगर फिक्स प्राइस है तो आरएसपी में कर दो, अरे बाईबैक है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, कहां पे आप दो जगह पे कर सकते, दो ऑप्शन है, तो आरएसपी में कर दो या न्यूज़पेपर में कर दो, 2 या 1 दिन पहले, इफ इट इज आईपीओ 2 दिन पहले, इफ इट्स एन एफपीओ 1 दिन पहले। सर डिफरेंशियल प्राइसिंग अलाउड है क्या, अरे अलाउड नहीं है, बट 3 केसेस में अलाउड है। कौन सा, फिक्स प्राइस में 10% मैक्सिमम, इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग एंकर इन्वेस्टर को दे नहीं सकते हो, 10% इन ऑल्टरनेट बायबैक में 10% डिस्काउंट दे सकते हो, एंड इन केस ऑफ कंपोजिट ऑफर आप क्या दे सकते हो, अगेन डिफरेंशियल हो सकता है। ऑफर डॉक्यूमेंट मैं सभी को दूंगा, ऑफर डॉक्यूमेंट यस विद डीडी सर्टिफिकेट, उसके साथ क्या दोगे, फीस दोगे। मैं उसी वक्त एक्सचेंज को वही ऑफर डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, इसके साथ प्रमोटर डिटेल्स के साथ, सभी मुझे क्या देगा, सभी मुझे देगा ऑब्जर्वेशन कमेंट, उस कमेंट को इंक्लूड करके मैं पब्लिक को, एक्सचेंज को, आरओसी को वो फाइल कर दूंगा, बराबर है। यस अच्छा, पब्लिश का हमको पब्लिश भी तो करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर करूं, 2 दिन के अंदर करो, क्या करो, 2 दिन के अंदर इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर के अंदर वो डाल दो, तुम्हारा ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डाल दो। अच्छा हम लोग 21 डेज के लिए ऑन बैट भी करेंगे पब्लिक का कमेंट्स के लिए। अच्छा हम लोग को वेबसाइट में भी अपलोड करना है, किसके, मर्चेंट बैंकर, स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी के, वहां पे भी अपलोड होता है। अच्छा ये तो समझ में आ गया, ऑफर डॉक्यूमेंट समझ में आ गया। सर ये प्री इशू क्या होता है, अरे प्री इशू मतलब एडवर्टाइजमेंट कब करना है, क्या करना है और कहां पे करना है, व्हेन मतलब आप जब से ऑब्जर्वेशन आपको मिला है, आपने उसको चेंज किया है वहां से, या इशू खुलने से पहले। अच्छा कब क्या एडवर्टाइजमेंट करना है, ऑफर डॉक्यूमेंट कहां पे करना है, इंग्लिश हिंदी और न्यूज़पेपर। अच्छा के भी हम लोग ने कर लिया, के क्या है, पोस्ट इशू, अरे 10 दिन के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा जब से फॉर्मेलिटीज खत्म हुई है। अच्छा तब मैं बोलता हूँ सारी डिटेल्स आपको बताने पड़ेंगे, अलॉटमेंट का, बेसिस का, ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा। अच्छा और क्या बताना है, कहाँ पे बताना है सर, इंग्लिश हिंदी वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, बराबर है। अच्छा अब हम लोग ने अंडर राइटिंग करेंगे। अंडर राइटिंग क्या होता है सर, अंडर राइटिंग मीन्स अगर आपके शेयर्स क्या है, अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो क्या, अरे नहीं बिके तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अंडर राइटर है ना, परचेज कर लेंगे। हु इज अंडर राइटर, आपके अनसब्सक्राइब अगर जो शेयर्स है वो परचेज कर लेंगे। भैया हम बातों ही बातों में एफ तक पहुंच गए, अरे A12 तक करना है, A12 एफ तक हम लोग पहुंच गए। अरे इशू ना, इशू अगर फिक्स प्राइस है, अगर फिक्स प्राइस है तो लॉ बोलता है यू मे अपॉइंट अंडर राइटर, करना है करो, नहीं करना मत करो, बट जब भी करोगे यू हैव टू फॉलो सेबी अंडर राइटर रेगुलेशन 1993। मतलब अगर आपको करना भी है तो आपको 1993 के हिसाब से जो रेगुलेशन है अंडर राइटर का, उसके हिसाब से कर लो। अच्छा अगर बुक बिल्डिंग है तो सर, अगर इशू बुक बिल्डिंग है तो कोई टेंशन नहीं है, तो बोलते हैं अगर क्यूआईबी का पोर्शन है ना, क्यूआईबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स, उसके लिए तो जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके लिए अंडर राइटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अदर रिमेनिंग पार्ट मतलब NII RII, याद आ रहा है कि नहीं, इन्वेस्टर के टाइप बताया था मैंने। अदर रिमेनिंग पोर्शन के लिए अंडर राइटिंग है ना, अंडर राइटिंग क्या है सर, अंडर राइटिंग मैंडेटरी है। यस प्लीज पार्डन माय हैंड राइटिंग, समझ लो, भावना को समझो, हमको सीखना बहुत सारी चीज है। अंडर राइटिंग मैंडेटरी है, कहां तक, मिनिमम लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन। सर व्हाट इज द मिनिमम लेवल ऑफ सब्सक्रिप्शन, 90% तक तो आपके पास अंडर राइटिंग होना चाहिए।
बराबर है। अंडर राइटिंग बेसिकली विल बी लीड मैनेजर बैंकर का भी हो सकता है, मतलब मर्चेंट बैंकर का भी हो सकता है, या कोई और सिंडिकेट बैंकर भी हो सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला चीज क्वेश्चन है, क्या अंडर क्या सॉरी क्या मर्चेंट बैंकर अपने ही क्लाइंट का जो जिसका वो इश्यू कर रहा है उसके शेयर को सब्सक्राइब कर सकता है क्या? आंसर इज बिग टाइम नो, आंसर इज बिग टाइम नो। सो मर्चेंट बैंकर, लीड मर्चेंट बैंकर कैन नॉट सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज yes of the issuing company, but yes if that merchant banker is acting as an underwriter only then वो क्या कर सकता है, वो shares purchase कर सकता है under the issue। yes with this we have also completed this F part, बड़े इजीली हम लोग ने F part भी कंप्लीट कर लिया है। ओके गाइस, सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टिल F। तो भैया A B C D E F तक तो हमको एकदम अच्छे से बढ़िया समझ में आ गया। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली बात करेंगे ऑफ G। G मींस सर प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। यस, G मींस प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, मतलब प्रोमोटर को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसको सीखना है। गाइस एकदम धीरे जाऊंगा, एकदम स्लो जाऊंगा। सर इन केस ऑफ आईपीओ, सुन लो मेरी बात, इन केस ऑफ आईपीओ आपको याद रखना है 20%, 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है। सर कौन कंट्रीब्यूट करेगा? अरे प्रमोटर कंट्रीब्यूट करेगा। अब मैनी स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर ये क्या लॉजिक है, प्रमोटर क्यों कंट्रीब्यूट करेगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? बेटा लॉजिक नहीं, मैजिक सीख। क्या मैजिक है? देखो, मैं प्रमोटर हूं एंड आई हैव बेसिकली प्लान्ड अ प्रोजेक्ट और जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, पब्लिक के पास, तो मैं बोलता हूँ ए पब्लिक मुझे तू पैसा दे दे। तुम मुझे पैसा दे, तो तुम मुझे पैसा दे दोगे अगर आइडिया बहुत अच्छा हुआ। बट तुम भी तो चेक करोगे ना मेरे को मेरे आइडिया में कितना भरोसा है। अगर मुझे मेरे आइडिया में भरोसा नहीं है, मैं मेरे आइडिया में पैसा नहीं लगा रहा हूं, तो कौन से हिसाब से मैं पब्लिक से पैसा लूं? दैट इज द रीजन वी हैव अ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के। प्रमोटर अगर तेरे पास आइडिया है ना, उस आइडिया पे तेरे को भी कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे एंड दैट इज द बेसिक रूल व्हाई मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन केम इनटू दिस पिक्चर। यस हम लोग जी पढ़ रहे हैं, जी हम सीरीज में पढ़ेंगे, जस्ट वी डिड इन A1 A2 A3, वैसे हम लोग जी भी ऐसे ही सीरीज में पढ़ेंगे। सर क्या बोलते हो आईपीओ? आईपीओ को बोलते हैं 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। अच्छा एफपीओ में क्या सीन है सर? अब एफपीओ में ना तुम लोग को केस याद रखना है। अगर बोलते हैं 20% ऑफ प्रपोज्ड इश्यू और 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, तो हमको सर याद क्या रखना है? देखो हम लोग को रिविजन करना फटाफट से, हम लोग याद रखेंगे 20%। तो हम लोग क्या करेंगे 20% याद रखेंगे ऑफ पोस्ट इश्यू और प्रपोज्ड इश्यू। अच्छा इन केस ऑफ कॉम्पोजिट का क्या सीन है सर? इन केस ऑफ कॉम्पोजिट उसका क्या सीन है? सिंपल बेटा, इन केस ऑफ कॉम्पोजिट में भी 20% ही आएगा। किसका 20%? ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल या तो 20% ऑफ प्रपोज्ड इश्यू कैपिटल, जिसके अंदर हम लोग राइट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर सर मोटा मोटा मैं तुमको बताऊं, आपको 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, 20% आपको परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। अच्छा सर ये पोस्ट इशू कैपिटल क्या होता है? सर वेरी सिंपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कैपिटल 100 है और हम लोग ने पब्लिक से और कुछ मंगवाया है और हमने एक्स कैपिटल रेस किया है फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम प्रमोटर, तो 100 प्लस एक्स जो आफ्टर पोस्ट इशू कैपिटल होगा ना, उसका 20% कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट प्रमोटर का होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो एवरीवन? हाँ कि नहीं? तो ये पोस्ट इशू कैपिटल का मतलब समझ में आ गया कि प्रमोटर को 20% अपने खुद के जेबई से डालना पड़ेगा, खुद के पॉकेट से डालना पड़ेगा। लॉजिक इज वेरी सिंपल, लॉजिक इज वेरी सिंपल दैट वी द प्रोमोटर शुड बी इन दैट सिनेरियो कि भैया वो अपने खुद के आइडिया में कॉन्फिडेंस लगा रहा है। अरे हाँ कि नहीं एवरीवन? है ना? तो 20% गाइस आई गेस आपको समझ में आ गया कि 20% का सीन क्या है सर। 20% का सीन क्या आपको क्लियरली समझ में आ गया कि अपने खुद के आइडिया में प्रमोटर को एटलीस्ट 20% तो कंट्रीब्यूट करना है, करना है, करना है, करना है। बट यस आपको कुछ बेसिक चीजों याद रखनी है, कुछ बेसिक फॉर्मेट याद रखनी है एंड दैट इज व्हाट सर? सिंपल। प्रोमोटर प्रोमोटर ये जो मैं 20% की बात कर रहा हूं ना, प्रोमोटर क्या ना एक्वायर इक्विटी शेयर्स और इवन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। चलेगा क्या सर? अरे बिल्कुल चलेगा। तो प्रोमोटर क्या ना एक्वायर इक्विटी शेयर्स और इवन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, मतलब सर रूल नंबर 1 या नोट नंबर 1 आप क्या बोल रहे हो? प्रोमोटर चाहे तो इक्विटी शेयर्स भी अपने साथ रख सकता है और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज भी अपने पास रख सकता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर
पहला बात तो ये हो गया। सर ऐसा हो सकता है प्रमोटर गरीब है, प्रमोटर भिखारी है, ऐसे केसेस में वो 20% खुद के जेब से नहीं भर पा रहा है, तो क्या कोई इसकी मदद कर सकता है? यस, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल गाइस, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल इन द सेंस भैया आप 20% खुद के जेब से भर नहीं पा रहे हो, इन सच अ केस देयर विल बी अ 5 हेल्पर, 5 रेंजर, जैसे हमारे पास रेड रेंजर, ब्लू रेंजर, ग्रीन रेंजर था ना, वैसे भी है 5 rangers to save minimum promoter contribution। ये 5 लोग क्या करेंगे, बाहुबली जैसे, एसपीडी जैसे, ठीक है, भगवान जैसे आएंगे और प्रमोटर को बचाएंगे। ये 5 लोग कौन है सर? ये तो एक तो पहला एआईएफ है, यस, एफबीसीआई है, एसबीसी है, पीएफआईज है, आईसीज है। इन लोग क्या करेंगे, इन लोग ये शॉर्टफॉल को क्या करेंगे, फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ये 5 रेंजर्स, ये 5 हेल्पर्स प्रमोटर को हेल्प कर सकते हैं, बट यस एक प्रॉब्लम है सर। वो प्रॉब्लम क्या है? दे कैन ओनली डू मैक्सिमम हेल्प ऑफ 10%। मतलब प्रमोटर को अपने जेब से 10% तो निकालना पड़ेगा, वरना वो आईपीओ नहीं कर सकता। मतलब 10% अपने जेब से निकालना पड़ेगा प्रमोटर, ठीक है, बाकी का 10% हम लोग ये 5 रेंजर्स, दैट इज एसबीआईएफ, एफबीसीआई, पीएफआई, इनसे हम लोग ये मदद ले सकते हैं। परफेक्ट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग जीवन पढ़ रहे हैं। बोलते हैं आईपीओ हो, एफपीओ हो, कंपोजिट इशू, 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल इन केस ऑफ आईपीओ, एफपीओ में 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू कैपिटल एंड 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, या इन केस ऑफ कन्वर्टिबल में हम लोग क्या करेंगे, 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल या 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू कैपिटल। ये प्रपोज का चक्कर छोड़ो, 20% अब तो दिमाग में याद रख देना। यस, एक चीज, प्रमोटर इक्विटी शेयर्स भी एक्वायर कर सकता है, प्रमोटर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी अपने साथ रख सकता है टू कंप्लाई दिस 20% वाला मिनिमम टारगेट। अरे सर प्रमोटर गरीब है, भिखारी है, ऐसे केसेस में देयर आर 5 रेंजर्स हु विल हेल्प देम। ऐसे 5 लोग होंगे जो उनकी मदद करेंगे। सर थर्ड क्या बता रहे हो? थर्ड में ये बता रहा हूं, इन एनी केस 20% तो मिनिमम है, बट प्रमोटर हो सकता है ना 20% से ज्यादा अपने जेब में रखना चाहता हो, 30%, 40%, 50%। ऐसे केस में ना व्हाटएवर प्रमोटर ज्यादा अक्वायर करना चाहता है, मिनिमम लेवल से ज्यादा अगर अक्वायर करना चाहता है, तो उसका प्राइस थोड़ा अलग होगा, उसका प्राइस थोड़ा सा अलग होगा। गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। 20% के ऑन एंड अबव अगर कुछ भी प्रमोटर मिनिमम लेवल से कुछ भी ज्यादा ले रहा है ना, उसकी प्राइसिंग अलग होगी। उसकी प्राइसिंग क्या होगी? इट शैल बी प्राइस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स और इशू प्राइस। क्या बोल रहे हो? प्राइस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स और क्या बोल रहे हो? इशू प्राइस whichever is higher। याद रखना ये क्या बोले सर? प्राइस ऑफ एफटीएस और इशू प्राइस whichever is higher। समझ में आ गया? देखो आंखें बंद करना, अपने को आंखें बंद करना, जीवन अपने को याद होना चाहिए। आईपीओ एफपीओ 20% होना चाहिए, कॉम्पोजिट इशू 20% होना चाहिए। सर इक्विटी शेयर्स हो या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज हो, वो हम लोग एक साथ रख सकते हैं टू बेसिकली फुलफिल दिस 20% क्राइटेरिया। अरे प्रमोटर गरीब है, भिखारी है, इन सच अ केस प्रमोटर चाहे तो 5 लोगों की मदद ले सकता है, 5 हेल्पर्स की मदद ले सकता है, बट यस मैक्सिमम इज 10% हेल्प, मतलब 10% तो प्रमोटर को अपने जेब से निकालना पड़ेगा। यस, इस 20% के ऑन एंड अबव अगर कुछ भी लेना तो प्राइसिंग थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। आंसर प्राइसिंग क्या है? दैट इज प्राइस ऑफ एफटीएस और इशू प्राइस whichever is higher। याद रखना अपने को। अच्छा G2 देखते हैं। व्हाट इज G2? G2 क्या है सर? G2 हमको बताता है नॉन एप्लीकेबिलिटी। सर ये नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या था? नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का जो रूल है ना 20%, 20%, 20%, ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ये कब होगा ऐसा सर? देखो केसेस है, केस 1, केस 2। केस 1 कब? जब आपके कंपनी में, क्या बोल रहे हो सर? जब आपके कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ना हो, मतलब तुम्हारी कंपनी में प्रमोटर कौन है हमको पता ही नहीं, आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ना हो या हमको पता ही नहीं। एग्जांपल यस बैंक, राणा कपूर वाज द प्रमोटर, मतलब उन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए, अब प्रमोटर कौन है? दिस अ बिग टाइम क्वेश्चन मार्क। अच्छा एसबीआई होगा नहीं होगा वो बात की बात है, ठीक है, बट अभी तो हमको पता नहीं ना वो उनका प्रमोटर कौन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफाइबल। जब उसकी कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है, उसके ऊपर 20% वाली क्राइटेरिया एप्लीकेबल ही नहीं होगी। अरे बराबर की नहीं? तो केस नंबर 2 क्या बोलता है? केस नंबर 2 बोलता है अगर आपके शेयर्स एफटीएस है, एफटीएस मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, कब तक, कब देखना है सर? लास्ट 3 इयर्स में, और उसके साथ साथ आपने कंपनी को, मतलब कंपनी ने
डिविडेंड दे के रखा हुआ है लास्ट 3 इयर्स तक, मतलब आप 3 साल तक लगातार आपका रिकॉर्ड है, दैट इज बेसिकली कंपनी हैज डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड, यस इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग 3 इयर्स बेसिकली। तो हम लोग अगेन ये प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का चक्कर बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, पक्की बात है। सर जीवन क्या बोलता है, जीवन बोलता है 20% तेरे को लाना है, लाना है, लाना है। क्या लाना है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन करना है 10% तक। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है 10% लोग तुम्हारे को 5 लोग हेल्प कर लेंगे। अच्छा, अगर तुम ऑन एन एवरेज 20% से ज्यादा होल्ड करना चाहते हो या अक्वायर करना चाहते हो, इन दैट केस प्राइसिंग अलग होगी, यस तो वो आपको याद रखना है। अच्छा ये तो G2 था, सर G3 भी है क्या? हाँ जी G3 भी है। G3 क्या बोलता है, G3 बोलता है सिक्योरिटीज विच आर इनएलिजिबल, मतलब ऐसे कौन सी सिक्योरिटीज है जो इनएलिजिबल है, इनएलिजिबल है टू काउंट इन दिस मिनिमम कंट्रीब्यूशन, मतलब मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में कौन कौन सी चीज हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ऐसी कौन कौन सी सिक्योरिटीज है। तो हम लोग एबीसी पढ़ेंगे, एबीसी पढ़ेंगे। क्या सर एबीसी? सबसे पहला, अगर सिक्योरिटीज प्रमोटर ने अक्वायर किया है, अगर प्रमोटर ने अक्वायर किया है प्रीसीडिंग 3 इयर्स, पिछले 3 सालों में अगर उसने कुछ भी अक्वायर किया हुआ है, बट दैट एक्विजिशन इज बेसिकली ऑन कंसिडरेशन अदर देन कैश। अरे तूने पैसे नहीं दिए, तूने कुछ एसेट दे दिया, तूने कैपिटलाइजेशन करके शेयर्स ले लिए कंपनी के, तो भैया हम नहीं मानेंगे उसको एज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। तो अपने कंसिडरेशन अदर देन कैश का अगर सीन है ना, अदर देन कैश का अगर सीन है, तो भाई साहब हम तुमको कुछ आप हम तुमको उस ये शेयर्स को कंसिडर करेंगे नहीं। इन व्हाट सर, इन मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के कैलकुलेशन में। अच्छा सर समझ में आ गया। सिक्योरिटीज यू हैव अक्वायर्ड, सिक्योरिटीज यू हैव अक्वायर्ड इन लास्ट 3 इयर्स, कहां से सर? आपने रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करके आपने क्या किया हुआ है, शेयर्स इशू करके अपने आप को इशू किया है, या अनरियलाइज्ड क्या है, अनरियलाइज्ड गेन्स है, आपने वहां से क्या किया हुआ है, अपने आप को शेयर इशू किया हुआ है। अगेन हम लोग वो शेयर्स को काउंट नहीं करेंगे। अच्छा समझ में आ गया। आपने शेयर्स अक्वायर किए हैं इन लास्ट 1 ईयर, इन लास्ट 1 ईयर, बट कहां, मतलब क्या है सर, आपने लास्ट 1 साल में शेयर्स अक्वायर किया हुआ है लोअर देन द प्राइस, लोअर देन द प्राइस ऑफ आईपीओ, मतलब आईपीओ का रेट से आपने सस्ते दाम पे शेयर उठा के रखे हुए, तो भी मैं नहीं गिनूंगा। एवरीवन समझ में आ गया? अरे आपके शेयर्स, आपके सिक्योरिटीज प्लेज्ड है, तो भी मैं नहीं गिनूंगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? किसके साथ प्लेज्ड है? क्रेडिटर के साथ प्लेज्ड है। इससे अपना G3 खत्म हो गया, G1 G2 G3, अभी एक और है G4 भी याद रखना है, बट हमको G1 एक बार फटाफट रिवाइज करना, 20% इनके तो वाईपीओ एफपीओ या कंपोजिट। सर हेल्प, अगर प्रोमोटर भिखारी गरीब है तो 10% तक 5 लोग हेल्प कर सकते हैं। ऑन एंड अबाउट 20% अगर तुमको होल्ड करना है तो प्राइसिंग थोड़ी अलग होगी। क्या होगी? एफटीएस का या इशू प्राइस, व्हिचएवर इज हायर, ये हमने पढ़ रखा था। अच्छा उसके साथ साथ कौन कौन सी कंपनी में ये जो कंट्रीब्यूशन है या जो रूल है एप्लीकेबल ही नहीं होगा। कौन कौन से केसेस में ऐसा होगा? द वेरी फर्स्ट केस, अगर तुम्हारे कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रोमोटर है ही नहीं, या तो तुम लोग दूसरा कंडीशन फुलफिल कर लो। सेकंड कंडीशन था तुम्हारे कंपनी के शेयर्स एफटीएस है लास्ट 3 साल एंड आपने कंपनी ने डिविडेंड दे रखा हुआ 3 साल, तो ये मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन का लफड़ा तो हमको फॉलो करना ही नहीं है। G3 क्या बोलता है? सिक्योरिटीज जो मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए इनएलिजिबल है, काउंट ही नहीं करेंगे। अगर लास्ट 3 साल में आपने अदर देन कैश में शेयर अक्वायर किया, आपने लास्ट 3 साल में बोनस या रिवैल्यूएशन या अनरियलाइज्ड गेन्स ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, एज अ बोनस अपने पास पड़ा हुआ है, कहां से? अनरियलाइज गेन या रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो भी हम लोग उस कंट्रीब्यूशन को काउंट नहीं करेंगे। लास्ट 1 साल में अपने आईपीओ प्राइस से लेस रेट में लिया हुआ है शेयर्स, वो भी हम काउंट नहीं करेंगे। आपने लास्ट 1 साल में लोअर देन द प्राइस बेसिकली आपने लेके रखा हुआ, तो हम लोग गिनेंगे नहीं। अच्छा एक और चीज याद रखनी है अपने को, दैट इज सिक्योरिटीज अगर आप प्लेज्ड है क्रेडिटर के साथ, तो भी हम नहीं गिनेंगे, तो याद रखना है। सर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है G4। मैं G4 नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं आपको। G4 कैसे? G4 है मिनिमम द बेसिकली द लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है? मतलब उस टाइम तक प्रमोटर अपने शेयर्स को बिल्कुल कतई ही नहीं बेच सकते। कितना है सर? तो प्रमोटर को है ना, प्रमोटर के लिए 2 टाइप की लॉक इन होती है। क्या है सर? जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है ना, दैट इज 20% वाला कंट्रीब्यूशन, तो अप टू 20% का लॉक इन है 3 साल, ठीक है। और जो ऑन एंड अबाव एक्सेस है, मतलब उसके ऊपर अगर कुछ भी पैसा लगा के रखा हुआ है, कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, उसके लिए 1 साल। और अदर शेयर होल्डर, अरे और भी तो शेयर होल्डर होंगे ना कंपनी में,
जो कंपनी में पहले से इन्वेस्टेड रहेंगे। सो अदर शेयर होल्डर के लिए 1 साल, 3-1-1 याद रखना है, 3-1-1 लॉक इन पीरियड भैया। गाइस फिर से बोल रहा हूँ, एकदम ऐसे पढ़ना है ना, हमको कोई रात को भी नींद से उठा के तुमको पूछूं, तुम लोग को याद होना चाहिए। चलो वापस हम लोग कहां चलेंगे, इस टाइमलाइन में चलेंगे। फटाफट से गाइस, फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो, आंख बंद करो, रिपीट करो। मेरा मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, तुमको एंड ऑफ द डे आईसीडीआर तुम्हारे मन में होगा, बहाट हो जाएगा। ए क्या सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ए के अंदर कितने पॉइंट्स है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। कम ऑन, मेरे साथ बोलो गाइस, आंखें बंद करो, घर पे चिल्ला चिल्ला के बता दो कि आज हम लोग आईसीडीआर पढ़ के रहेंगे। मम्मी पापा को सबको बता दो कि आज तो हम आईसीडीआर पढ़ के रहेंगे। सर A1 क्या है, A1 बोलता है कौन कौन से एंटिटीज एलिजिबल नहीं है। कौन से सर, प्रोमोटर, डायरेक्टर, जो डिवार्ड है। प्रोमोटर वही डायरेक्टर, किसी और कंपनी में डायरेक्टर प्रमोटर है तो वो कंपनी भी डिवार्ड हो जाएगी। आप विलफुल डिफॉल्टर हो, आप फ्यूजिटिव ऑफेंडर हो, आपके कंपनी के शेयर्स कन्वर्टिबल, कुछ कन्वर्जन बचा हुआ है तो आप आईपीओ नहीं कर सकते। सर A2 क्या है, सर A2 क्या है, A2 बोलते हैं कि अरे आपको ना कुछ कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला 3 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए। अच्छा, 15 करोड़ का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 साल का, याद आपको रखना है। अच्छा, उसके साथ साथ अपने पास क्या होना चाहिए, नेटवर्थ 1 करोड़ का होना चाहिए। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, उसके साथ क्या बताया था आपने, अरे नेम चेंज हो रहा है तो 50% रेवेन्यू नए नाम से आना चाहिए। ये था A1 A2। A3 क्या है, जनरल रिक्वायरमेंट, तुमको सबसे पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना है, अग्रीमेंट डिपॉजिट के साथ करना है, प्रमोटर के शेयर्स डीमैट में करना। गाइस ऐसे याद हो जाएगा गाइस, शेयर्स, प्रमोटर के शेयर्स डीमैट में करना है। सर आपको फिर 75-25 वाला क्राइटेरिया फॉलो करना है। A4 A5 A6 भाई है A1 A2 A3 का। A5 में हम लोग A1 के लास्ट वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे, है ना। लास्ट वाला क्राइटेरिया कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला, वो वाली चीज फॉलो नहीं करेंगे, बराबर ना। यस सर। अच्छा, A4 में क्या है सर, सॉरी A5 में क्या है, A5 को सीखने के लिए A2 को देखना पड़ेगा, A5 को सीखने के लिए A2 को देखना पड़ेगा। A5 के अंदर हम लोग सारी चीज नहीं फॉलो करेंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन इज नेम चेंज वाला क्राइटेरिया, वो फॉलो करना पड़ेगा। ओके गाइस, फटाफट से हमको क्या करना है, A5 गाइस, A5 क्या बोलता है गाइस, आपको A5 क्या बोलता है, याद करो फटाफट से, याद करो फटाफट से। A5 क्या बोलता है सर, A5 हमको बताता है अबाउट A2। अगर A5 सीखना है तो A2 देख लो। A2 क्या बताता है, A2 के हम लोग को एक कोई चीज फॉलो नहीं करनी, बट लास्ट वाली चीज, नेम चेंज वाला चीज हमको A5 में फॉलो करना है। अच्छा, व्हाट अबाउट A6? A6 में बोलता है सारे क्राइटेरिया ऑफ A3 हैव टू फॉलो इन A6। अच्छा, A7 का OFS, A7 का OFS में मेरे साथ, कम ऑन गाइस, बाय हार्ट करना है आज गाइस। A7 क्या बोलते हैं, A7 इज ऑल अबाउट OFS। OFS में क्या सीखा हमने, 2 क्राइटेरिया, 1 साल तक शेयर होल्ड करना है, और सर, अरे और सर क्या, अरे याद करो, यस, आपको फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए, फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए, 2 क्राइटेरिया है। अच्छा, वो 1 साल के क्राइटेरिया में कुछ कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दिए थे, फटाफट से पीछे देख लो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ बी क्या था, अपॉइंटमेंट। सी क्या था, प्राइसिंग कब डिस्क्लोज करना है सर, अगर फिक्स प्राइस है प्रोस्पेक्टस में कर लो, बुक बिल्डिंग है तो आरएसपी में कर लो, या न्यूज़पेपर में कर लो, 2 या 1 दिन पहले आईपीओ या एफपीओ, जैसा केस हो वैसा। ये तो हो गया प्राइसिंग। अच्छा, प्राइसिंग के साथ साथ हमको एक और चीज याद रखनी है, डिफरेंशियल प्राइसिंग कर सकते हैं क्या, तो भैया आप कतई नहीं कर सकते, बट देयर आर 3 थिंग्स जो हमको याद रखनी है। बेसिक प्राइसिंग में हमको याद रखनी है कि इन केस ऑफ फिक्स प्राइस मैक्सिमम 10% आरआईआई एम्प्लॉयज को दे दो। इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग, 2 तरीके बुक बिल्डिंग है, ऑल्टरनेटिव और वो को याद रखना है। तो एंकर को हम लोग देंगे नहीं, यस, और रेगुलर में एंकर को हम लोग कुछ नहीं देंगे, यस, और ऑल्टरनेट में हम लोग एम्प्लॉयज को मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं 10% का। अगर कॉम्पोजिट है तो कॉम्पोजिट में भी अपन डिस्काउंट दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं सर, अगेन कॉम्पोजिट में रेट्स ऊपर नीचे हो सकता है, रेट्स के ऊपर बातें हो रही है। ओके, ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होगा, मैं क्या करूंगा, सिंपल फंडा, मैं ऑफर डॉक्यूमेंट किसको डालूंगा, मैं सेबी को दूंगा। सेबी के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ सेबी को मैं डीडी सर्टिफिकेट और सारी फीस दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद सर 30 डेज के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, बट यस, उसके पहले मैं एक्सचेंज को भी क्या दे दूंगा, मैं एक्सचेंज को भी लेटर फॉरवर्ड कर दूंगा, ऑफर डॉक्यूमेंट दे दूंगा। और उसके साथ साथ मैं ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ, वेरी इंपॉर्टेंटली, मैं ऑफर डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करते हुए मैं प्रमोटर की डिटेल्स दे दूंगा। वंस आई हैव रिसीव्ड ऑल दी, जो भी आपको अपने को जो भी चेंजेस करना है या जो भी सजेशंस है फ्रॉम दी सेबी, वो मैं इंक्लूड करके अपने अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर आई विल टेक्निकली फाइल इट टू हूम, आई विल फाइल इट टू आरओसी, एक्सचेंज एंड पब्लिक, ये दे दूंगा। अच्छा, मुझे पब्लिश भी तो करना पड़ेगा, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, इन इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। और उसके साथ साथ मुझे पब्लिक को भी पब्लिश करना है। पब्लिक से मैं 21 डेज का मैं इन्विटेशन मांगूंगी, इफ दे हैव एनी कमेंट तो दे कैन पुट फॉरवर्ड दैट कमेंट। अच्छा, मैं वेबसाइट में भी डाल दूंगा, मर्चेंट बैंकर के, स्टॉक एक्सचेंज के एंड सेबी के, ये तो हमको पता ही है। अच्छा, इसके साथ साथ अपन ने क्या किया था,
ऑफर डॉक्यूमेंट कर लिया। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, प्री इशू एडवर्टाइजमेंट कब से देखना है? प्री इशू मतलब इशू खुलने से पहले एडवर्टाइजमेंट करना है। कब कब करना है सर? देखो बाय हार्ट होना चाहिए, बाय हार्ट हो जाना चाहिए। अच्छा सर, प्री इशू में क्या होगा? जब से सेबी से हमको क्या मिला है, ऑब्जर्वेशन मिला है, वहां से आप एडवर्टाइजमेंट दे दो, या तो इशू खुलने के पहले दे दो। क्या दे दो? ऑफर डॉक्यूमेंट दे दो। कहां पे दे दो सर? इंग्लिश, हिंदी एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में। अच्छा, के भी पढ़ लिया था। पोस्ट इशू, पोस्ट इशू मतलब इशू खत्म होने के बाद यू हैव टू अगेन एडवर्टाइज। अच्छा, क्या करना है? विद इन 10 डेज करना है। क्या करना है विद इन 10 डेज सर? वो तो बताओ। विद इन 10 डेज आपको बता देना है सर कि आपका अलॉटमेंट या जो भी आपका डिटेल्स है वो देना पड़ेगा। कहां पे देना पड़ेगा? आपको न्यूज़पेपर, हिंदी, इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया। अंडरराइटर फिक्स प्राइस के लिए तो करना है करो, नहीं करना है मत करो। करोगे तो बुक अंडरराइटर के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अरे व्हाट अबाउट सर बुक बिल्डिंग? अरे बुक बिल्डिंग का क्यूआईबी पोर्शन है ना, उसके लिए जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ आरआईआई, एनआईआई मतलब तो पेंडिंग पोर्शन है, उसके लिए मिनिमम लेवल तक आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफर सॉरी अंडरराइटर रखना पड़ेगा। अरे क्या मर्चेंट बैंकर अंडरराइटिंग मतलब मर्चेंट बैंकर क्या शेयर्स परचेज कर सकता है अपने क्लाइंट का? आंसर इज नो। बट अगर मर्चेंट बैंकर ही अंडरराइटर है तो शेयर्स या परचेज करने में हेल्प कर सकता है। हो गया अंडरराइटिंग। अब हमने जी कर लिया। जी क्या भैया? प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20%, 20%, 20%। फाइन हेल्पर्स हेल्प कर लेंगे। अरे कोई कोई कंपनी में तो आपको 20% के ऊपर वाले भी प्रमोटर दिखेंगे जो 20% ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में प्राइसिंग अलग होगी। ऑन एंड अबाउट मिनिमम लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन जो भी ऑन एंड अबाउट अगर कुछ भी आप पैसा लगाओगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे मतलब प्राइसिंग अलग हो जाएगा। क्या सर प्राइसिंग? प्राइसिंग ऑफ एफटीएस और इशू प्राइस विच एवर इज हायर। अच्छा, शेयर्स तो गिनेंगे, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी तो वो भी गिन लेंगे। कुछ कुछ सिक्योरिटीज तो एलिजिबल नहीं है। अगर आपने अदर देन कैश में लेके रखा हुआ है, बोनस मिला है फ्रॉम रीवैल्यूएशन और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या आपने बेसिकली आईपीओ प्राइस से कम लेके रखा हुआ है, शेयर्स आपके प्लेज्ड है, ऐसी सिक्योरिटीज को हम लोग तो गिनेंगे ही नहीं। ठीक है, कौन कौन सी कंपनी में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का रूल तो एप्लीकेबल ही नहीं? कौन कौन सी कंपनी में? अरे हमारे पास प्रमोटर कौन है हमको मालूम ही नहीं है। वी डोंट हैव आइडेंटिफाइबल प्रमोटर। समझ में आ गया? अच्छा, और क्या? और कौन सी कंपनी? इफ योर शेयर्स आर एफटीएस इन लास्ट 3 इयर्स एंड योर कंपनी हैज डिविडेंड पेइंग रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 3 इयर्स, देने की जरूरत नहीं, आपको देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, समझ में आ गया सर? अंडरराइटिंग समझ में आ गया, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अच्छा, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का जो आप कंट्रीब्यूशन करोगे इट विल बी हैविंग अ लॉक इन। लॉक इन कितने साल का सर? लॉक इन ही पगले, लॉक इन। यस, लॉक इन कितने साल का? 3 साल, 1 साल, 1 साल, 3 साल फॉर मिनिमम लेवल, ऑन अबाउट कुछ भी मिनिमम लेवल से होगा तो 1 साल, एंड यस 1 साल फॉर अदर शेयर होल्डर। ये हो गया अपना मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग करेंगे बेसिक 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 इशू पीरियड, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, या ओपनिंग ऑफ इशू कितने टाइम में होगा, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितना होगा, आजबा करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें हम लोग अभी करने वाले। तो बता दो ना फिर रुकना ही क्यों है? देखो मैं बताता हूँ व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखो समझ लो, सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब होता है आपको कंपनी को इश्यूअर को दे हैव टू डिपॉजिट 1% ऑफ द इशू साइज टू स्टॉक एक्सचेंज एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? 1% ऑफ द इशू यू हैव टू बेसिकली डिपॉजिट टू स्टॉक एक्सचेंज। यस, कब से सर? इशू खुलने के एक दिन पहले, इशू खुलने के एक दिन पहले। समझ में आ गया? अच्छा, सेकंड क्या हमने 1% याद रहेगा ना, डिपॉजिट 1% है। अच्छा, फिर क्या? ओपनिंग ऑफ इशू। इशू कब ओपन होना चाहिए? अब इशू ओपन कब होना चाहिए, जरा सुन लो मेरी बात। इशू ओपन कब होना चाहिए, इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बोल रहा है विद इन, क्या बोला सर? विद इन 12 मंथ्स, विद इन 12 मंथ्स। कहां से सर? विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ व्हाट? रिसीप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कौन ऑब्जर्वेशन दे रहा है सर? अरे सेबी दे रहा है, याद है ना 30 डेज वाला सीन। वहां से जब से ऑब्जर्वेशन मिला वहां से 12 महीने के अंदर तुम क्या कर लो? इश्यू ओपन कर डालो। या तो सर तब नहीं करो तो कब करोगे सर? या तो कब कर लो? बोल रहे या तो आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट विथ होम? विथ आरओसी, विथ आरओसी। मतलब सर ये 12 महीने का स्लॉट के अंदर तुमको बीच में रजिस्ट्रेशन करवाना है और वहां से 3 दिन के अंदर अंदर अपने को इश्यू खुलवाना है। टोटल अपने पास टाइम कितना है? 12 महीना। टोटल कितना टाइम है अपने पास? 12 महीना। कहां से गिनूं सर? 12 महीना ऑब्जर्वेशन वाले दिन से गिन लो, तो यू हैव 12 मंथ्स। इन दैट 12 मंथ्स जब भी आपको इशू ओपन करना है ना, ये 12 महीने के अंदर जब भी आपको इशू करना है, यू हैव टू रजिस्टर दैट
डॉक्यूमेंट विद आरओसी। जब आपने रजिस्टर कर लिया वहां से 3 दिन के अंदर यू कैन ओपन दी इशू। समझा? ओपनिंग ऑफ इशू कब होता है? आपके जो भी रिस्पेक्टिव नोट्स है फटाफट खोल के बैठ जाओ, देखो सब सारी चीज हो जाएगी। बराबर है? अच्छा, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, पीरियड बोले तो कितने दिन के लिए हम लोग सब्सक्रिप्शन खोल के रखेंगे, कितने दिन के अंदर? सर तो बच्चों को पता है, मिनिमम 3 डेज, मिनिमम 3 डेज। चलो जोर जोर से कॉमन नेक्स्ट बता दो, मैक्सिमम कितना डेज? अरे बच्चों को बताया अभी, मैक्सिमम 10 डेज। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं इन केस ऑफ रिवीजन ऑफ प्राइस बैंड? अगर हम लोग रिवीजन वगैरह कर रहे हैं तो क्या हम लोग फिर से एक्सटेंशन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने 3 दिन के लिए आईपीओ खोला, बट इन दैट केस आई रियलाइज कि भैया कोई लोग आ नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, रेट को नीचे कर दिया। सो मैं अगेन 3 दिन के लिए खोल सकता हूँ। बट ये 3 दिन आप कर सकते हो, बट मैक्सिमम इज 10 डेज। 10 डेज के ऊपर आप नहीं खोल के रख सकते हो। इशू का मैक्सिमम आप 10 डेज के अंदर अंदर सबको समेटना पड़ेगा। मिनिमम 3 डेज, मैक्सिमम 10 डेज। इन केस ऑफ रिवीजन यू कैन बेसिकली एक्सटेंड इट फॉर 3 मोर डेज। अब 3 दिन ऐसा बढ़ा सकते हो, बट यस मैक्सिमम जो होगा वो 10 डेज ही होगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू ये भी याद रखना कि एक अगर बंदे को खरीदना भी है, एक छोटे से छोटे इन्वेस्टर को खरीदना है, तो मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू विल बी द व्हाट सो इट सेज मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू इज बेसिकली 10,000 से लेकर 15,000 के बीच बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम 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 एप्लीकेशन वैल्यू होगा। अच्छा, आजवा करना है कि नहीं? सर आजवा क्या होता है? आजवा इज बेसिकली सिस्टम वेयर योर अमाउंट इज बीन ब्लॉक्ड। अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया हुआ है, जितना भी अमाउंट के लिए आपने अप्लाई करके रखा, योर अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड। अगर शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, योर मनी विल बी डेबिटेड। शेयर्स अगर अलॉट नहीं होते हैं, you will technically get a regret letter, और आपके जो भी अमाउंट ब्लॉक्ड है वो अनब्लॉक हो जाएंगे। यस, तो आसवा करना ही पड़ेगा। अच्छा, आईपीओ ग्रेडिंग करनी की नहीं? सर व्हाट इज आईपीओ ग्रेडिंग? अरे जस्ट लाइक डिबेंचर्स इशू करने के लिए वी वांट सीआरए रेटिंग्स, जैसे कंपनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, तो वैसे ही अगर आईपीओ करना है तो ग्रेडिंग लेना है क्या? इट सेज इट इज ऑप्शनल। लेना है नहीं लेना मतलब ऑप्शनल है। अच्छा, ये है नेक्स्ट केस आता है प्रोहिबिशन ऑफ बेसिकली गिविंग इंसेंटिव। मैंने बोला ए मेरे कंपनी के शेयर्स परचेस कर ले, मेरे कंपनी के शेयर्स परचेस कर ले, तेरे को दुबई का फ्री टिकट दूंगा। कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं क्या? मतलब मेरे कंपनी के शेयर्स परचेस कर ले, तेरे को मैं बाजू से 1 लाख रुपए दे दूंगा। नहीं सर, नो इंसेंटिव कैन बी गिवन टू एनी पर्सन यस टू अक्वायर शेयर्स इन आईपीओ। अरे समझा कि नहीं? सर वापस से बता दो, चलो हम फटाफट से वापस से पूरा ये चीज रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा चीज बता रहे हो सर? आईपीओ डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट 1% देना पड़ेगा इशू खोलने के 1 दिन पहले। ओपनिंग ऑफ इशू कब से होगा? विद इन 12 मंथ्स हो जाना चाहिए, जब से हमको ऑब्जर्वेशन मिला सेबी से, या आफ्टर 3 डेज जब से आप लोग ने आरओसी में अपना डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवा लिया। अच्छा, पीरियड, अच्छा सब्सक्रिप्शन पीरियड कितने दिन के लिए खुला होगा? 3 दिन, मैक्सिमम 10 डेज। और जब भी आप रिवीजन करोगे रेट, आप 3 और दिन के लिए खोल सकते हो, बट यस याद रखना ये बात, मैक्सिमम 10 डेज। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन 10,000, मिनिमम मैक्सिमम 15, सॉरी मिनिमम 10 to 15,000 के बीच में मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू होना चाहिए। आसबा करना है, यस करना ही पड़ेगा। आईपीओ ग्रेडिंग ऑप्शनल है, करना करो, नहीं करना मत करो। इंसेंटिव देना अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मतलब मेरी कंपनी के शेयर्स परचेस करो, मैं तुमको इंसेंटिव देखो। देखो भैया, अपना क्या हो गया, अपना ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, एच कंप्लीट हो गया। यस यस, एच पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आई तो हम लोग बाद में करेंगे, बट हम लोग पहले क्या कर लेंगे? जे कर लेते हैं, जे कर लेते हैं। यस, हम लोग आई बाद में कर लेंगे। आई क्या है सर बता दो तो? आई क्या है? यहाँ पे आ जाओ, ये हमने कर लिया एच, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अपन बाद में करेंगे। अपन सबसे पहले क्या कर लेंगे? जे कर लेंगे। जे क्या है सर? अलॉटमेंट अलॉटमेंट अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट अलॉटमेंट अलॉटमेंट, आंखें बंद करके अपने को कॉन्सेप्ट देखना चाहिए। अलॉटमेंट सर मिनिमम, जब भी कंपनी में हम लोग आईपीओ लेंगे ना, मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज, मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज कितने? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज कितने होंगे? बोलते हैं सर 1000 तो होने ही चाहिए। मतलब सर एक ही बंदे ने सारे शेयर्स परचेस कर लिया, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मतलब मिनिमम मेरे पास 1000 अलॉटीज तो होना ही चाहिए जिनको मैं शेयर्स दूंगा। मतलब 1000 शेयर होल्डर तो मेरे पास होना ही चाहिए जब भी मैं आईपीओ खोलूंगा। अरे पक्की बात है। अच्छा, सेकंड बोलते हैं कि मैनर, अब अलॉटमेंट का मैनर क्या होगा? अलॉटमेंट का मैनर क्या होगा? अब इसमें थोड़ा धीरे जाएंगे, एंड आई विल आल्सो बेसिकली डिस्कस वन सम, आई विल आल्सो डिस्कस वन सम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कौन किस कहां से अलॉट कहां से करवा रहे हो? ये प्रोफेशनल के अंदर है। सो द गाइज हु आर इन प्रोफेशनल और इन एग्जीक्यूटिव, आप दोनों जगह से आप ये देख सकते हो। सो मैनर किस तरीके से होगा, तो हम लोग देख लेते हैं मैनर। सबसे पहले हम लोग RII के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे को एंकर इन्वेस्टर के बारे में डिस्कस करना है, हम लोग को अदर्स के बारे में डिस्कस करना है। पहले मैं सबसे डिफिकल्ट वाला पढ़ा देता हूँ। व्हाट इज द डिफिकल्ट वन? अदर्स। अदर्स में क्या होगा मालूम है?
इट विल बी ऑन प्रो राटा बेसिस या प्रोपोर्शनेट बेसिस, बराबर है। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर का तो आपको पता ही है, दे आर बेसिकली, हम लोग एक दिन पहले उन लोग को शेयर्स देते हैं, व्हाटएवर दे बिड द प्राइस, इन द प्राइस में हम लोग उसको उसके हिसाब से देते हैं, व्हाटएवर द मार्केट में जो भी प्राइस आएगा बाद में, फिर जो डिफरेंस हम लोग उनसे ले लेते हैं, बराबर है कि नहीं, उनके हम लोग होलसेल में बजाते हैं। अच्छा, RIA का सुनो, बहुत अच्छे सुनो, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इट सेज ईच RII, yes, must get one lot। सर क्या बोल रहे हो, मतलब आईपीओ में लगाएगा तो एक शेयर मिले, मतलब एक लॉट तो मिलेगा ही। सुन लो बेटा, इफ पॉसिबल, अरे बेटा IRCTC देख लो ना, IRCTC की इतना ओवर सब्सक्रिप्शन आया था, अरे एक भी नहीं दे पा रहा था मैं, सो इफ पॉसिबल एक लॉट तो देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, बोलते हैं बैलेंस। क्या बैलेंस है, बैलेंस शेयर्स जो भी बैलेंस होंगे ना, वो हम लोग प्रो रेटा में दे देंगे। अच्छा सर, बोलते हैं इन केस ऑफ फ्रैक्शन, इन केस ऑफ फ्रैक्शन इसको अपन राउंड ऑफ कर लेंगे। यस, विल राउंड ऑफ टू नियरेस्ट। समझ में आ गया क्या, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बट इसको अपन समझने के लिए विल ट्राई टू सॉल्व अ सम सो दैट हम लोग को ये एकदम कॉन्सेप्ट समझ में। देखो तीन चीजें याद कर लो, एक लॉट तो मिलेगा ही, जो भी बैलेंस है शेयर, जो भी बचे हुए शेयर है, इट विल बी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, एंड अगर फ्रैक्शन होता है तो विल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट। याद रहेगा। अब अपन इसके ऊपर एक सम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तीन चीजें याद कर लो, एक लॉट तो मिलेगा ही, बैलेंस प्रो रेटा में होगा, और इन केस ऑफ फ्रैक्शन हम लोग राउंड ऑफ कर लेंगे, बराबर है। चलो गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, वेरी क्विकली सम को रीड करेंगे। ये CS प्रोफेशनल का, ये CS प्रोफेशनल का है, तो मेरा एग्जीक्यूटिव का बच्चा भी देख सकता है, मेरा प्रोफेशनल का बच्चा भी देख सकता है। ये क्या है सर, पढ़ के सुनाता हूँ। सर केस क्या बताता है, बोलता है कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड इज 600 पर शेयर। ठीक है, 600 रुपए पर अपन एक शेयर दे रहे, कितना दे रहे, 1 करोड़ शेयर्स दे रहे। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी लिखा हुआ है बट मैं शेयर्स पढ़ूंगा, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफाइड शेयर्स ऑन ऑफर ऑन रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरीज 35 लाख। 35 लाख कैसा है बेटा, आपको मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिनिमम 35% अलॉटमेंट तो हम लोग RII को करते हैं, इसीलिए 1 करोड़ का 35%, दैट इज 35 लाख शेयर्स। कहां पे आ गए, 35 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग ने रिटेल वाले को क्या करके रखा हुआ है, हमने रिटेल वाले को हमने अलॉट करके रखा, अलॉट मतलब हम लोग ने उनके लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। अच्छा, बोलते कि इशू इज ओवरऑल सब्सक्राइब 2.5 टाइम्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, बट हम लोग RII का देखेंगे तो इट इज 4 टाइम्स। तो ऐसा बोल रहे हो 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ता है। बोलते हैं इश्यूअर हैज फिक्स्ड मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ 20 शेयर्स, मतलब 20 शेयर्स तो मिनिमम आपको लेने लेने हैं, जो 10,000 से लेके 15,000 के बीच में आता है। अच्छा लग रहा है, हमने पढ़ा ये सब। अच्छा, फिर बोलते हैं टोटल 1 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैव अप्लाइड इन इशू, मतलब 1 लाख लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, जिनका बिड्स वेरिंग नंबर ऑफ बिड्स दैट इज फ्रॉम 1 to 16 लॉट्स। सर व्हाई ओनली 16, व्हाई नॉट 17, 18, 19, 20? yes, just please let me know why it is only 16, why not it is 17, 18? अरे बेटा समझ लो, 16 के ऊपर जाएगा ना, 16 के ऊपर जाएगा ना, तो ये 2 लाख के ऊपर चला जाएगा, 2 लाख के ऊपर चला जाएगा। दैट इज द रीजन 16 लॉट इज द मैक्सिमम। आपको याद है कि नहीं, 2 लाख तक की रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए मैक्सिमम 16 लॉट तक ही अप्लाई है, मतलब 16 लॉट तक ही अलाउड है। अच्छा, लिखा है वन आउट ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर देयर आर 5 रिटेल इन्वेस्टर, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई। अच्छा, क्या हो गया, इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों ने इतने इतने शेयर अप्लाई किए, उनको कितने शेयर मिलेंगे बता दो, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग को बताना है कितना किसको क्या मिलेगा। रूल याद है, सबसे पहले तो हर एक बंदे को एक एक शेयर तो देना ही है, ठीक है सर, कर लेंगे। 35 लाख है, 35 लाख शेयर्स है टोटल। 1 लाख लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, 1 लाख लोगों ने अप्लाई करके रखा हुआ है, मतलब, और 20 शेयर मेरे को देने, मतलब 1 लाख को मैं मल्टीप्लाई 20 से करूं, मतलब 20 लाख शेयर तो गए, बचे कितने, 15 लाख शेयर्स। अरे बोलो हाँ कि ना, बराबर है, 15 लाख शेयर्स मेरे को देने। अच्छा, अब एक और बात देखेंगे, ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ है, 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मेरे पास कितने शेयर है, 35 लाख, मेरे पास कितने शेयर है, मेरे पास तो 35 लाख ही शेयर है ना। अभी कितने ओवर सब्सक्राइब हुआ है, 4 टाइम्स, तो मतलब अपन क्या करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम्स, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 140 लाख।
और 140 लाख में से अपन ने 20 लाख तो पहले लोगों को दे दिया, बचा कितना 120 लाख। मतलब अब ये 15 लाख शेयर, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये 15 लाख शेयर मुझे लोगों के अंदर बांटना है, लोगों के अंदर बांटना है। कैसे बांटेंगे, अरे वेरी सिंपल, इसको क्या कर दो, रेशियो में डाल दो, रेशियो में डाल दो। 120 को तुम लोग क्या कर लो, डिवाइड कर लो, किसके साथ डिवाइड कर लो सर, 120 को तुम लोग डिवाइड कर लो हमारे 15 से, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 8। 120 को डिवाइड कर लो 15 के साथ, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 8। 8 मींस, अरे जिन भी लोगों ने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको हम भैया 1 देंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस में। कर लो कि नहीं कर, एवरीवन बड़ा धीरे जा रहा हूं, हम सम सॉल्व करें। अगर आईसीएसआर पूछ ले ना, बम्पर होगा, बम्पर, ये बम्पर हो जाएगा तुम्हारे लिए, ऐसे टाइप का सम आ गया तो बम्पर होगा तुम्हारे लिए। अब मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं इसी को वैसे ही स्लाइड कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिलीटिंग एनीथिंग फ्रॉम द स्क्रीन, तो ये वैसे ही मूव होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं इसको जानबूझ के क्लियर नहीं कर रहा बिकॉज आई वांट द रेशियो, इसीलिए। अच्छा, मैं कुछ इरेज कर देता हूँ, जो जो चीज अभी जरूरत नहीं है उसको मैं इरेज करता हूँ। ओके गाइस, अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये दिस इज अ फाइनल लेवल मॉड्यूल, सो जिसको भी देखना है ये सम जाके डाउनलोड करो, अवेलेबल है। पेज नंबर आपको सामने दिखता भी होगा, इट इज पेज नंबर 59, वहां से जाके सम देख लेना। इन्वेस्टर ए है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन्वेस्टर ए को, ए ने 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ओके सर, 320 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 20 शेयर्स हम दे चुके हैं, बचा कितना 300, बचा कितना 300। रेशियो क्या बैठता है, अगर तूने 8 शेयर्स के लिए अप्लाई किया यू विल गेट 1, तुमने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कितना मिलेगा, चलो बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जल्दी जल्दी आंसर मेरे को चैट बॉक्स में चाहिए, वेरी क्विकली आई वांट द आंसर। यस, जल्दी जल्दी बता दो कि क्या आएगा सर। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 300 को 300 into 1 डिवाइड बाय क्या कर लो, डिवाइड बाय 8 कर लो, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट एन आंसर दैट इज 37.5। अरे सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, नो वरीज, राउंड ऑफ कर लो। सर क्या पढ़ा रहे हो, अरे वो याद है 3 रूल, 1 लॉट तो देना ही है, जो बचे हुए शेयर को प्रोपोर्शनल बेसिस में करो, फ्रैक्शन में आए तो राउंड ऑफ करो, कर दिया राउंड ऑफ। गेटिंग माय पॉइंट। चलो बी वाले की बात करते हैं। 20 माइनस कर दो बिकॉज 20 शेयर्स में दे चुका हूँ, 1 लॉट दे चुका हूँ, बचे कितने 200। अच्छा 8:1 का रेशियो है, कितना आएगा बता दो सर, कितना आएगा बता दो। अरे सर वेरी सिंपल, आप क्या कर लो, 200 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 200, उसको डिवाइड कर लो, किसके साथ डिवाइड कर लो, 8 के साथ डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर 25। कोई राउंड ऑफ करने का सीन नहीं है, मतलब 25 नंबर ऑफ शेयर्स उसको मिल जाएंगे। समझा कि नहीं, जो हमने पढ़ा हमने प्रैक्टिकल भी उसका अप्रोच ले लिया। अब ये तुम लोग क्या घर पे, तुम लोग क्या करना, इसको डाउनलोड करना और बाकी के इन्वेस्टर डी और जो भी ई ये सब लोग हैं, इन लोग का क्या कर लेना, इन लोगों का चेक करना, इससे सीख लेना, बराबर है। ये कैसे सॉल्व करना क्या नहीं करना ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, पक्की बात। चलो गाइस, अब हमने क्या कर लिया है, हम लोग ने फटाफट सारा प्रोविजन, सारा चीज हमने सीख लिया। एल क्या, अदर कंप्लायंस नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट यस हम लोग उसको बाद में कर लेंगे। बट हम लोग ने अब ए से लेके एल तक का पूरा तथास्तु सीख लिया है। ए क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमने लास्ट क्या किया, अगर आपको याद है तो हमने अभी जस्ट हाल ही में अपने क्या कंप्लीट किया, अपन अभी जस्ट हाल ही में अपन ने कंप्लीट किया, क्या हम लोग ने जे कंप्लीट कर लिया। सर के नहीं कराओगे, अरे के तो मैंने पहले ही करवा दिया है ना गाइस, के तो मैंने पहले ही करवा दिया है। और एल को क्या है, अदर बेसिकली पोस्ट इशू कंप्लायंस, जो भी आपको न्यूज़पेपर में देना ऐड वगैरह, वो सब बेसिक चीज है। बट यस, ए क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बी क्या था, अपने को अपॉइंटमेंट करना किसका, लीड मर्चेंट बैंकर और इसको। सी क्या है, प्राइसिंग। डी क्या है, ऑफर डॉक्यूमेंट। अरे ई क्या है, प्री इशू एडवर्टीजमेंट। एफ क्या है, अंडरराइटिंग। जी क्या है, प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन। अच्छा उसके बाद जी के बाद एच है, एच के बाद क्या है, सॉरी एच में क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना देना है, इशू कब खुलेगा, कितने दिन के लिए खुलेगा, आसबा करना है, आईपो ग्रेडिंग करना है कि नहीं, वो हमने वहां पे सीख लिया। अच्छा उसके बाद आई आ गया, आई क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो हम लोग अलग से करने वाले। अलॉटमेंट, 1000 अलॉटमेंट तो चाहिए, और किस तरीके से अलॉटमेंट होगा अभी हम लोग एक सम के साथ देख लिया, राइट। पोस्ट इशू किस तरीके से होगा हमने पहले कर लिया, एंड अदर कंप्लायंसेस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अ जनरल प्रोविजन, और आईसीडीआर पूरा अपने भेजे में घुस गया है। बट यस, इसके साथ साथ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक एसएमई क्या होता है, या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज भी हम लोग सीखने वाले, बराबर है कि नहीं। बट यस, विद दिस हम लोग ने बेसिक पूरा चैप्टर, बेसिक पूरा आईसीडीआर का कवर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले, एसएमई क्या होता है, फिर जो हम लोग प्राइवेटली प्लेसमेंट करते हैं वो कैसे करेंगे, वो हम लोग अभी आने वाले टाइम में देखने वाले, बराबर है।